सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। अब तक के हमने बॉटनी का पेपर एनालिसिस कर लिया है नीट 2024 का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद जूलॉजी। ठीक है, आज नीट 2024 में जूलॉजी किस टाइप का पेपर आया है ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अगर ओवरऑल देखें तो बॉटनी में क्वेश्चंस मैथ्स कॉलम टाइप के ज़्यादा आए थे, असर्शन रीजन वाले ज़्यादा आए थे। ठीक है, और स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाले आए थे। ठीक है, असर्शन रीजन भी बहुत कम आया है। जूलॉजी में एक क्वेश्चन आया है असर्शन रीजन का एंड समथिंग मतलब बहुत कम आए हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट टू फॉल्स है, 1 करेक्ट है, 2 सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर देखे गए हैं। मैथ्स द कॉलम ज़्यादातर देखा गया है। असर्शन रीजन 2023 के पेपर में बहुत कॉमनली आया था, बहुत ज़्यादा आया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जूलॉजी नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आया है, ये मैं बता देती हूँ T3 सेट का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है बेसिकली। ठीक है, और ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 151, ये पहला क्वेश्चन है क्योंकि आपके पास में 150 तक के बॉटनी हो जाता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी विद द क्वेश्चंस ऑफ ऑप्शंस दैट कैन बी लेफ्ट इन ऑप्शंस। वो सारे क्वेश्चंस के बाद में अभी 151 आता है। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा ये, और 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके अंदर से आप 5 क्वेश्चंस छोड़ सकते हो इन ऑप्शंस। ठीक है, अब देखो टाइफाइड, ये मैथ्स द कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पर डिजीज की बात की गई है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर डिजीज की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पर उसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बताया है। ठीक है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है वो बताना है, एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म नहीं बताना है। बेसिकली ऑर्गेनिज्म कौन से फाइलम को बिलोंग करता है या फिर क्या टाइप का है, किस चीज़ को बिलोंग करता है वो बताना है हमें। ठीक है, तो टाइफाइड देखो, टाइफाइड क्या है, ये सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, दैट इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, ये आप लोग को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर है। ये कहाँ से आया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं जाना चाहिए ऐसे सारे क्वेश्चंस में। और अगर आप देखो ना ऑप्शंस, तो टाइफाइड अगर आप लोग को आता है ना तो यहाँ पर आंसर आप लोग का खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को क्रॉस चेक करना है या फिर अगर आप लोग को टाइफाइड नहीं आ रहा है तो आप रिंगवॉर्म से देखो, रिंगवॉर्म फंगस है। लीशमैनियासिस देखो, ये एक ऐसा डिजीज है, इसे हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, और ये कॉज होता है बाया प्रोटोजोआ। अब देखो ये आप लोगों को एनसीईआरटी में ज़्यादा मिलेगा नहीं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात की गई नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ये ढूंढना मुश्किल है। तो यहाँ पे आप लोग अपना ट्रिक लगाना है, अलग अलग नाम देख के कि आउट ऑफ सिलेबस है। आप लोग को डर नहीं जाना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो टाइफाइड अगर ए का 4 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ए का जो है 4 बन गया। बी हमें नहीं आ रहा है, बी बहुत डिफिकल्ट है, हमने कभी एनसीईआरटी में देखा नहीं। रिंगवॉर्म फंगस से होता है। ठीक है, ये हमें पता है, तो इसका हो जाता है 1। ठीक है, अब डी का क्या होगा, दैट इज फिलारियासिस, ऑफ कोर्स नीमाटोड होगा। ठीक है, फिलारियासिस नीमाटोड से होता है, विच इज व्यूचरेरिया। ठीक है, मैनक्रॉफ्टी एंड व्यूचरेरिया मलाई। ठीक है, ये किसको बिलोंग करता है, एस्केलमिंथस को बिलोंग करता है। हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये एनिमल किंगडम में पढ़ा था। एनिमल किंगडम की सीरीज अभी कंटिन्यू जारी है और ये मतलब कंटिन्यू भी चल ही रही है। ठीक है, अभी हमारा लेक्चर 5 कुछ अपलोड हुआ है, तो देखते हैं फिलारियासिस नीमाटोड। तो ये आप लोग को बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड हो जाता है। यहाँ पर देखो तो इसका 3rd ही होगा क्योंकि आपको बाकी तीनों आ गए हैं। अगर वो नहीं भी आए हैं तो 1 का ए का 4 यहाँ पर हो जाता है, ए का 4, तो यह करेक्ट ऑप्शन तो 4 हो जाता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सी का 1, अगर ये आप लोग का आ जाता ना तो यहाँ पे भी आप लोग का आंसर करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो सी का 1 तीनों में कहीं पर भी गिवन नहीं है, इसीलिए आप लोग का जो है सी का 1 यहाँ से भी आप लोग आंसर को ठीक है चूज कर सकते थे। तो ये हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो नीमाटोड मैंने बता दिया आप लोगों को, रिंगवॉर्म बता दिया, रिंगवॉर्म से होता है ये फंगस होता है, फंजाई होता है इसके पीछे। दूसरा, अभी ये आपको आया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में से। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आगे आप लोग को एक चैप्टर दिया है, वहां से आया है। एनसीईआरटी आप लोग को लाइन टू लाइन आनी चाहिए, और एनसीईआरटी रीडिंग मेरी अभी चालू है। ठीक है, ये पूरी सीरीज मैं काफी टाइम से करा रही हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का हो चुका है, प्लांट किंगडम हो चुका है, एनिमल किंगडम अभी चल रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। महाराष्ट्र बोर्ड का भी मैंने अपना रीडिंग सीरीज स्टार्ट किया है, महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक का रीडिंग सीरीज। तो बेसिकली आप लोग के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, अब आईयूडी का जो कंसेप्ट आप लोग को दिया है ना, ये आप लोग को दिया है इन द कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। ठीक है, क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स ले सकते हैं। आईयूडी क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस तो वो कितने टाइप के होते हैं, आप लोग को 3 टाइप के दिए गए हैं इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, कौन से है वो, एक मेडिकेटेड है। ठीक है, एक मेडिकेटेड होता है, एक हार्मोन रिलीजिंग होता है और एक कॉपर रिलीजिंग होता है। ठीक है, एक हार्मोन रिलीजिंग होता है, कॉपर रिलीजिंग होता है। तो ये सारे आप लोग को याद, इसके एग्जांपल्स याद रहने चाहिए। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टासर्ट आ जाता है, प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है, ये क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। मेडिकेटेड में आप लोग के लिए है, मेडिकेटेड में कौन से आ जाते हैं, नॉन मेडिकेटेड है बेसिकली, सॉरी नॉन मेडिकेटेड में आ जाता है लिपीज लूप। ठीक है, लिपीज लूप। और अगर यहाँ पे देखो कॉपर रिलीजिंग में यू हैव मल्टीलोड। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग में आप लोग के लिए मल्टीलोड है, मल्टीलोड 375।
ठीक है, और इसके अलावा कॉपर टी और कॉपर 7 है। ये 3 एग्जाम्पल आप लोग को कॉपर रिलीजिंग में दिए हुए हैं। हार्मोन रिलीजिंग में एक प्रोजेस्टेरोन हो गया, एक LNG 50 है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हो जाते हैं। नॉन मेडिकेटेड में सिर्फ एक ही है, दैट इज लिपिस लूप। यहाँ पर देखो ये 2 अगर आप लोग को आ गए तो आप लोग के लिए आंसर इजी हो जाता है। नॉन मेडिकेटेड में लिपिस लूप है, ये तो बहुत इजी था। कॉपर रिलीजिंग IUD में आप लोग को याद होना चाहिए। मल्टीरोड और LNG में जो है कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है, अगर आप लोग याद रखो LNG आपका हार्मोन रिलीजिंग हो जाता है। ठीक है, तो C का 4 आ जाता है। ये 2 ऑप्शन है, A का नॉन मेडिकेटेड में A का 3, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, C का 4 आ जाएगा। कॉपर रिलीजिंग IUD मल्टीलोड आ गया। इम्प्लांट्स में प्रोजेस्टोजेंस और एस्ट्रोजेंस, इनका जो है इम्प्लांट्स होता है। समटाइम्स सिर्फ प्रोजेस्टोजेंस यूज किए जाते हैं। ये इम्प्लांट्स बॉडी के अंदर जो है स्किन के अंडर में, एपिडर्मिस के अंडर इसे जो है इम्प्लांट किया जाता है, इसलिए हम इसे इम्प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, इसका कॉमन एग्जाम्पल है D का 2 होगा। ठीक है, तो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 2। डन, ये आप लोग को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से आया था। नेक्स्ट 153, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। अब देखो ये 2 स्टेटमेंट आप लोग को दिए, एक स्टेटमेंट 1 और एक स्टेटमेंट 2। आप लोग को बोला है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब नीचे जो ऑप्शंस दिए इसमें से करेक्ट कौन सा है आपको बताना है, ट्रू और फॉल्स था ये। ठीक है, पहला स्टेटमेंट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो बेसिकली वर्जिनिटी चेक करना जो है हाइमेन के प्रेजेंट और एब्सेंस पर नहीं डिपेंड करता है। ये आपको NCERT में क्लियर लिखा है, दिस इज द फैक्ट। ठीक है, हाइमेन के प्रेजेंस और एब्सेंस से आप वर्जिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हो। ये चैप्टर अगर आप लोग को समझना है इन डिटेल तो उसका चैप्टर का कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगा इसका वीडियो में। ठीक है, ये चैप्टर हमारा बहुत ही जल्द होने वाला है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। द हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस ओनली, ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स और द कॉइटस जो हाइमेन होता है वो टॉर्न हो जाता है ओनली, यहाँ पर लिखा है। पहली बात तो दिस इज नॉट अ कंपल्शन। ठीक है, कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई ऑब्लिगेटरी थिंग नहीं है कि ड्यूरिंग कॉइटस इट कैन गेट ब्रेक। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, समटाइम्स इट ठीक है इट परसिस्ट, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है NCERT में, इट परसिस्ट आफ्टर सेवरल कॉइटस ऑल्सो। ठीक है, कुछ कॉइटस के पहले ही हाइमेन ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यू टू स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग को दिए कि हाइमेन जो है सिर्फ एक कॉइटस की वजह से ब्रेक डाउन नहीं होता है। सो ये सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्लियरली फॉल्स, और फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप लोग का स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ठीक है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज 1। इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट ऑन। देखो ये कौन से सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है इसके बारे में बात की गई है। दिस इज योर फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से आया है। कॉकरोच पे एक क्वेश्चन आता ही है, तो यहाँ पर बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है। कुछ होते हैं जो ठीक है मेल और फीमेल में डिफर करते हैं, किसी में प्रेजेंट होते हैं किसी में नहीं होते हैं। एनल सर्का एक ऐसा ऑर्गन है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे बताया है। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, 10th सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनिमल जो कॉकरोच है उसका आप लोग को पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 10th सेगमेंट पर इन मेल एज वेल एज इन फीमेल ये प्रेजेंट होता है, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज 4। ठीक है, नेक्स्ट अब ये आया है, दिस इज फॉर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नो, न्यूरल सिस्टम वाला चैप्टर जो आप लोगों को दिया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहां से आया है। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। देखो मेड्यूला सबसे इजी, अगर ये चारों में से अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं आ रहा है तो मेड्यूला तो आप लोग को याद आना चाहिए। ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। मेड्यूला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। रेस्पिरेशन में भी इसके बारे में बताया गया कि मेड्यूला जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो ये तो सबसे पहला हो जाता है आप लोग का, कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, तो C का 2 हो जाता है। ठीक है, C का जो है ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा C का 2 है। ठीक है, तो C का 2 आप लोग को 2 जगह दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉन्स अगर देखें तो इट कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, क्लियर है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स बनाते हैं। कौन से, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बनाते हैं जो कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के थ्रू बनते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं। अब रेगुलेट्स पोस्चर, ये तो अब बहुत कॉमन है, दिस इज फ्रॉम द सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम का नहीं भी याद रहता है तो हाइपोथैलेमस और मेड्यूला अगर आप लोग को याद रहता तो ये बन जाता बेसिकली। ठीक है, देखो C का 2 बन रहा है, B का हमारा बना है हाइपोथैलेमस न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, B का 4, A का इट वाज पॉन्स कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इजी। ठीक है, पॉन्स वाला बहुत इजी था, कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। A का 3, B का 4, ठीक है, C का 2 बन गया, D का 1 बन गया, सो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर 4। डन। ये कहाँ से आया, न्यूरल सिस्टम वाले चैप्टर में से आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉइड हार्मोन, क्लियर क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शंस देखो, इतने इजी ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्लूकागॉन क्लियर पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, ये एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन का मतलब क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बेसिकली ये क्या करता है, ब्लड में, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों बोला है, ब्लड में क्या बढ़ाता है, ये शुगर लेवल बढ़ा देता है। शुगर लेवल कैसे बढ़ाता है, शुगर लेवल इंक्रीज होता है थ्रू व्हाट,
ये सेल का जो है ग्लूकोज अपटेक कम करा देता है। सेल का अपटेक, सेल ग्लूकोज अपटेक कम करा देगा, ग्लूकोज अपटेक कम करा देगा, ठीक है। इसीलिए सेल जो है इसको ले नहीं पाएगी और ये ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेगा, इसीलिए ब्लड में का शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लूकागॉन जो है, और इसका एंटागोनिस्ट कौन है, तो इंसुलिन है। इंसुलिन क्या करता है, पूरे ग्लूकोज को एक जगह इकट्ठा करता है और ब्लड में से ग्लूकोज लेवल कम करता है, दैट इज शुगर लेवल कम करता है। तो एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉइड हार्मोन। देखो प्रोजेस्टेरॉन एक स्टीरॉइड हार्मोन है, कॉर्टिसोल एक स्टीरॉइड हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो, तो ग्लूकागॉन नहीं है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट पूछा है which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase। देखो ध्यान दो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पर, ठीक है। RNA polymerase टू द गिवन टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट गिवन है, इसका आप लोग को बताया है DNA डिपेंडेंट DNA polymerase नहीं था, ठीक है। जो एंजाइम का नाम दिया है दैट इज DNA डिपेंडेंट RNA polymerase। अगर DNA डिपेंडेंट DNA polymerase होता तो क्या होता, अगर DNA डिपेंडेंट दो थे, ठीक है, दो पता है हमें, एक RNA polymerase है और एक DNA polymerase है। जो DNA डिपेंडेंट DNA polymerase होता है वो रेप्लिकेशन ऑफ DNA में काम आता है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA में काम आता है, ठीक है। और जो RNA है वो ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है, याद रखो, ठीक है। DNA डिपेंडेंट RNA polymerase जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है। तो हमें RNA polymerase का पूछा है, तो बेसिकली जो RNA का स्ट्रैंड बनेगा इसके आगे कोडिंग के बाद में, तो वो कौन सा स्ट्रैंड होगा, उसके क्या कोड्स होंगे वो हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्लियर इसका आप लोग ट्रिक लगा सकते हो वो ये है कि देखो इसमें जो है ना ये हो नहीं सकता, ये सबसे अलग है। यहाँ पर अगर आप चेक कर लो, देखो फर्स्ट 2 लेटर से अगर आप चेक कर लो तो थाइमिन होता है क्या RNA में थाइमिन होता है, नहीं होता है, ठीक है। जो हमारे पास में सबसे बेसिक में आप लोग को एक चीज बता दूं, एडेनाइन है, थाइमिन है, ग्वानिन है और साइटोसाइन है, ठीक है। एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसाइन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है जब थाइमिन नहीं होता है तो यूरासिल काम करता है, ठीक है। और एडेनाइन जो थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यहाँ पे देखो एडेनाइन जो है थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड्स बना रहा है इन केस ऑफ DNA। इन केस ऑफ RNA थाइमिन नहीं होता है, उसकी जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो ये तो क्लियर कट हमें समझ में आ गया, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसके अलावा दूसरे देखते हैं, AUG U तक का पूरा कॉमन है सब में, तो यहाँ पर आपको नहीं करना है। देखो पूरी कोडिंग आप लोगों को करते नहीं बैठना है, बहुत टाइम जाएगा। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करो। यहाँ पर जो है AUG U हो गया, A भी हो गया। अब यहाँ पे C और C, तो हमें जो है बेसिकली ये 4 5, ठीक है, 6th लेटर हमें देखना है। अब यहाँ से देखो तो GUGA, ठीक है, यहाँ तक का जो है कॉमन है तीनों ऑप्शंस में। तो अभी जो हमें देखना है वो 5th लेटर का देखना है। तो यहाँ पर 5th लेटर कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, A है। A का थाइमिन बनेगा, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। समझ आ रहा है किस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। एक्सप्लेन करने में थोड़ा लंबा जा रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन जब आप लोग खुद से सॉल्व करोगे तो बहुत फटाफट सॉल्व होगा, ठीक है। एक एक को देख के आप जो है कोड अरेंज नहीं कर सकते हो, टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में से अभी अगर देखें तो यहाँ पर 6th लेटर हमें देखना है, 1 2 3 4 5 6। ग्वानिन के साथ में साइटोसिन आएगा, ठीक है, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन आएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 3, ठीक है। देखो साइटोसिन यहाँ पर प्रेजेंट है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, 3। ऑलराइट, सो आगे का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, ठीक है। ट्रिक के जैसे ऐसे, ठीक है, 157 को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आया है फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से आया है क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से आया है। ऑल दो ये न्यू NCERT में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, टाइप्स ऑफ, ठीक है, जितने भी आप लोग को बताए गए हैं लेयर्स के बारे में, बोन्स के सेल्स कौन से हैं, ठीक है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू है, फिर मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, यहाँ से टाइप के क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक में से क्वेश्चन बनते ही है। तो देखो फटाफट से हमें क्या बताया है, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर गिवन, आइडेंटिफाई करेक्ट मैचिंग पेयर अलॉन्ग विद द लोकेशन। उसकी लोकेशन के साथ में बताया, जैसे स्मूथ मसल जो है वो स्टमक में मिलती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो है ना, इसको अगर हम डिफाइन करें, ये तुम्हारा है स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल है, ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स जैसे कि हमारे फिंगर्स में प्रेजेंट है, हमारे हैंड में प्रेजेंट है, ये सारे मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे हम खुद से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये हो जाते हैं स्मूथ मसल्स, ये इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है। हमारे जो स्टमक है उसके अंदर जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहे हैं, तो वहां पर हम उसको रुका सकते हैं, कभी नहीं रुका सके। एसोफेगस में जो ठीक है मूवमेंट्स होते हैं उसे हम कभी रुका सकते हैं क्या, नहीं। सो दीज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, अदर बॉडीज कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो बेसिकली ये स्मूथ मसल है और ये कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, बता दिया मैंने, ठीक है। और ये बहुत ईजी है, ये वाला तो कार्डियक मसल है। कार्डियक एज द नेम सेज, ये कहाँ मिलेगा, हार्ट में मिलेगा, एक लौता एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। कार्डियक मसल को किस तरीके से पहचानते हैं, ये देखो,
ध्यान दो, दीज आर द इंटरकैलेटेड डिस्क, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, ये जिसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब और ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ब्रांचिंग हो रही है इसकी, तो ये हमारे इंटरकैलेटेड डिस्क और ये ब्रांच्ड होते हैं। तो बेसिकली इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये कैसे है, कार्डियक मसल है। तो पहला जो है स्केलेटल मसल है, ये तो करेक्ट है। यहाँ पर इन्वॉलेंट्री इंटेस्टाइन बोला है, तीसरा स्मूथ बोला है, स्मूथ मसल है क्या तीसरा, नहीं, वो कार्डियक मसल है, डिफरेंट होता है, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखो इन्वॉलेंट्री है, नहीं, इन्वॉलेंट्री बिल्कुल भी नहीं है, इन्वॉलेंट्री नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। स्मूथ मसल है क्या, नहीं, फर्स्ट वाला स्मूथ मसल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अभी फोर्थ वाला देखो स्केलेटल है, ये ट्राइसेप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्राइसेप्स में प्रेजेंट होता है, दिस इज करेक्ट। स्मूथ मसल है, स्टमक में प्रेजेंट होता है, सेकंड वाला भी करेक्ट है, कार्डियक हार्ट में प्रेजेंट होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 4, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। देखो अब यहाँ पर बहुत सिंपल था यार, सेल डिवीजन से ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये बिल्कुल भी कोई, ठीक है, सोच नहीं सकता था, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब अगर आप लोग को इन डिटेल नहीं पता है कौन से फेज में क्या हो रहा है, अगर आप लोग को सिर्फ, ठीक है, ऊपर ऊपर से सीरीज पता है, सीक्वेंस पता है, तो भी आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते थे। सबसे पहले होता है G1 फेज, उसके आगे आता है सिंथेसिस फेज, उसके आगे आता है G2 फेज, ठीक है। G2 फेज के बाद में अगर तुम सेल डिवाइड कर रहे हो, बेसिकली ये तुम्हारी सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो तुम क्या करोगे, पहले सेल को डिवाइड करोगे, उसके बाद में न्यूक्लियस डिवाइड करोगे क्या, नहीं, तो फिर यहाँ का न्यूक्लियस यहाँ कैसे पहुंचेगा, तो तुम्हारा जो साइटोकाइनेसिस है, साइटो मीन सेल, साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस इज डिवीजन, तो तुम्हारा सेल का डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, वो बाद में होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस, कैरियो इज व्हाट, कैरियो इज न्यूक्लियस, ये सब तो हमें लेक्चर के बीच में बताया जाता है, ठीक है। देखो कैरियो इज न्यूक्लियस, तो यहाँ पे क्या होगा, G1 सिंथेसिस फेज, ठीक है, सिंथेसिस फेज, G2 फेज, G2 फेज के बाद में आ जाएगा कैरियोकाइनेसिस और फिर आएगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये इसको कैसे नेम करेंगे हम, G1 फेज, गैप 1 फेज E, फिर आएगा सिंथेसिस फेज C, फिर आएगा G2 दैट इज A, फिर कैरियो D और फिर साइटो B, ECADB, करेक्ट ऑप्शन इज 2, ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब देखो यहाँ पर है ना, इसका नाम भी देख के अगर आप लोग घबरा गए होगे, बिल्कुल घबरा गए होगे 110%, ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, और जो ठीक है अपकमिंग ईयर्स में देख रहे होंगे उन्हें भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बता रही हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग को आते रहेंगे, हो सकता है अगले साल भी आ जाए, इस साल भी आ जाए, ठीक है, अपकमिंग एग्जाम में भी आ जाए। आप लोग को क्या करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को अपनी नॉलेज नहीं लगानी, अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। यू हैव टू एक्ट वाइसली इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। देखो मिस्थानिया ग्रेविस ये क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो दिया था ये जेनेटिक डिसऑर्डर का था, ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब यहाँ पे जीन्स के साथ में खिलवाड़ हो गया है, तुम्हारी जीन्स ही खराब हो गई है, ये कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तुम्हारी जीन्स क्या हो गई है, जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज आ गई है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये दोनों ऑटो इम्यून डिजीज है, ये तो करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर है ना, आप लोग को जिसको कहते हैं कैंसल करना है आप लोग को, गाउट नहीं हो सकता। गाउट में क्या होता है, बेसिकली ये गाउट ऑटो इम्यून नहीं है, यहाँ पर यूरिक एसिड के जो है क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं इन द जॉइंट्स, ठीक है, ये एग्रीगेट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं इन जॉइंट्स, तो इसकी वजह से स्वेलिंग होती है, पेन अटैक्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। अब ये कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी बॉडी हम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रही होती है, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस भी वही है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी वही है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस ये एक ऐसी डिजीज है, यहाँ पर भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, खुद के टिश्यूज को ये डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। जो बॉडी है सेल्फ टिश्यूज को, यूजफुल टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करती है, SLE के नाम से, ल्यूपस के नाम से इसे जाना जाता है कॉमनली, ठीक है। तो ये लूपस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब देखो यहाँ पर आप कैसे डिफाइन कर सकते थे, आपको इतना पता था कि AB जो है ये तो कंफर्म है, ये दोनों आप लोग को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बताया गया, तो AB इसमें भी है, इसमें भी है। अब करेक्ट कौन सा है, देखो D, एक जगह D बताया है, तो आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर आप वो पता करते और उस पर कंफर्म रहते, श्योर रहते, तो आप कभी भी इसको मार्क नहीं करते, तो D तो आप लोग का आंसर होता ही नहीं। तो यहाँ पे इसके कहते हैं कैंसलेशन टेक्निक, तो कैंसिल कर देते आप इससे, ठीक है। तो जहाँ पे पहले तो C हो गया ना, तो C को कैंसिल कर दिया, अब D हो गया ना, वहां पर उसको भी कैंसिल कर दिया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज SLE वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट, ऐसा नहीं सोचना है कि आप लोग NCERT में नहीं दिया है तो ये नहीं आ सकता है, नहीं, आप लोग अपना कॉमन सेंस चलाना था। अब लाइपेस ये सारे एंजाइम्स है, ठीक है, और ये एंजाइम्स आप लोग को बताए गए हैं अगेंस्ट बॉन्ड्स, ठीक है, कौन से बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। यहाँ पे सिंपली लिखा जा सकता था पेप्टाइड बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स में, तो यहाँ पे प्रोटीन्स लिख देते। ईस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है लिपिड्स में, तो यहाँ लिपिड्स लिख देते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उन्हें आप लोग को टेस्ट करना है, दिस इज बेसिकली योर टेस्ट। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर में प्रेजेंट होते हैं, सो इजी, तो आप लोग को पता होना क्या चाहिए था, न्यूक्लिक एसिड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोगों को बॉन्ड्स के नाम पता होने चाहिए थे कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। शुगर जो होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनता है। शुगर के बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। एक ग्लूकोज पता है, स्टार्च पता है, ठीक है। उसके अलावा अमाइलोज पता है, ये अमाइलोज एक टाइप का शुगर है, अल्फा डी शुगर है, ठीक है। अमाइलोज क्या है? अल्फा डी शुगर है, ठीक है। अमाइलोज अल्फा डी शुगर है। और जो है इसको अगर आप यहाँ नाम को थोड़ा फोकस करो, ये सलाइवरी अमाइलेज हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ये शुगर का ब्रेकडाउन करता है। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा में प्रेजेंट हुआ अमाइलेज, तो अमाइलेज क्या करेगा? शुगर का ब्रेकडाउन करेगा, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का डिसऑर्डर, ठीक है, डिस्ट्रक्शन करेगा, मतलब उसे डिस्ट्रॉय करेगा। लाइपेज लिपिड्स का ठीक है, बॉन्ड्स को ब्रेकडाउन करेगा। तो ईस्टर बॉन्ड्स किसमें होते हैं? लिपिड्स में होते हैं, फैटी एसिड्स में होते हैं, तो ईस्टर बॉन्ड्स वहां पर बंद हो गए। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ए बी सी और डी। ए का बन रहा है 2, बी का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज न्यूक्लिक एसिड जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड, तो ये हो जाता है न्यूक्लियस। प्रोटीएस बहुत इजी, अगर देखो जो आप लोग को इजी लग रहा है ना मैथ्स कॉलम में, पहले आप लोग वो देखो और उसके बाद में इसके आंसर्स को सॉल्व करो एंड देन मूव ऑन, ठीक है। तो प्रोटीएस अगर आप लोग का सी का 1 है, सी का क्या है? 1 है, बी का क्या आ रहा है? 4 है, ठीक है, और डी का क्या आ जाता है? 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं आप लोग को प्रोटीएस आ रहा था, तो सी का आप लोग क्लियर कर लेते पेप्टाइड। अब यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। डी अमाइलेज अगर आप लोग को याद रहता है शुगर का है, तो आप लोग ये सॉल्व कर पाते। डी का 3 हो जाता है, तो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1, ठीक है। ए का 2 होगा और बी का 4 होगा, यही मैंने बताया है। सो ऑप्शन करेक्ट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, देखो पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स में जो फ्लिपर्स होते हैं क्या वो एनाटॉमिकली सेम होते हैं? क्या एनाटॉमिकली डिसिमिलर होते हैं? वो सिमिलर नहीं होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। लेकिन कैसे फंक्शनली वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। फंक्शन वाइज देखें तो वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो बस आप लोग को यही पता होना चाहिए था। और ऐसे टाइप के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जैसे कि चीता का हाथ है, बैट का हाथ है, इंसानों का हाथ है, इसका अगर हम एनाटॉमी देखें कि ये अंदर से कैसा दिखता है, तो बोन्स को अगर देखें तो सबके पास में रेडियस अल्ना प्रेजेंट होता है, कार्पल्स मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप लोग की एनसीईआरटी की लाइन है कि जहां पर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। फिर भी देखो बैट क्या काम कर रहा है? वो अपने हाथों से चलने का काम करता है क्या? नहीं, उसके पास में जो हाथ है, उसके जो लिम्स है वो किस में मॉडिफाई हो गए हैं? विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं। तो बैट में जो है बहुत सारे ऐसी चीज, मतलब देखो मैं बता रही हूँ अभी होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। मैंने अभी जो बताया है बैट, ह्यूमंस और ये सारी चीज का, ये होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक है। इनका एनाटॉमी सेम है लेकिन दे आर डिवाइडेड, फंक्शंस उनके बहुत अलग अलग है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन, एक सेम एनाटॉमी है, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है, तो वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बता रहा है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट अराउंड देम वो क्या कर रहे हैं? अलग अलग अडेप्टेशंस अपने अंदर ला रहे हैं। बैट क्या कर रहा है? वही लिम्ब को उड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। और वो जब चीता में प्रेजेंट होते तो वो भागने का काम कर रहा है, इंसानों में आ गए तो वो होल्ड करने का काम कर रहे हैं। तो ये हाथ बन गए, राइट, इंसानों में हाथ बन गए। सो बेसिकली दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स। और वो क्या करता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है। यहाँ पर एनालॉगस ऑर्गन्स है जो कि एनाटॉमिकली डिसिमिलर है। जैसे कि पेंगुइन्स में फ्लिपर्स होते हैं, क्या वो सेम होते हैं? क्या डॉल्फिन्स के जैसे दिखाई देते हैं? अंदर से नहीं, दे आर वेरी डिफरेंट। लेकिन दोनों क्या काम कर रहे हैं? डॉल्फिन्स के जो फ्लिपर्स है वो भी स्विम करने का काम कर रहे हैं और पेंगुइन्स के जो फ्लिपर्स है वो भी स्विम करने का काम कर रहे हैं। ऑल दो दोनों कैसे है? अलग है। तो ये क्या करता है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? बेसिकली कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ये एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में से आया है, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हमें ये पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, देखो पिछले बार भी आया होगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से देखो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं बीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, यहाँ से देख के हम जो है डिफाइन करते हैं ये क्या है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचा है, उसके साथ पे टाइडल वॉल्यूम बचा और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचा है। दिस इज योर विटल कैपेसिटी, जितना आप पूरा निकाल सकते हो, ठीक है, हमारे लंग्स में रह सकता है अपार्ट फ्रॉम रेसिडुअल, उसे कहते हैं हम विटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी मतलब जो आप ठीक है, एक तो नॉर्मल एक्सपिरेशन में जो आप रिमूव कर रहे हो दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जो बचा हुआ आपके इसमें एयर बचा है, ठीक है, उसको भी अगर आप जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन के साथ में रिमूव करते हो तो वो आफ्टर नॉर्मल जो एक्स्ट्रा आप निकाल रहे हो दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हो जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, इसे क्या कहते हैं? फंक्शनल लंग कैपेसिटी, ठीक है, फंक्शनल लंग्स कैपेसिटी, FLC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसे क्या कहते हैं हम? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी का 4,
ठीक है। बी का 4 किसमें दिया है, थर्ड में दिया है, तो एक ही तो दिया है आप लोग को, ठीक है। बहुत इजी था ये। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देखो मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो मैंने इसको बताया ये विटल कैपेसिटी है, ठीक है, और ये ERC है, दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज दिस वन। तो यहाँ पे देखो ये विटल कैपेसिटी है, ठीक है। तो विटल कैपेसिटी दैट इज C का 1 हो जाता है, करेक्ट। फिर ये आ जाता है EC, ठीक है, दैट इज योर A का क्या होगा 2, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लियर आंसर आप लोग का आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो कैसे किया हमने, ऐसे तो आप लोग को याद नहीं आता, ठीक है, क्या क्या रिमूव करना है, क्या क्या इनहेल करना है, क्या क्या नाम होते हैं वो भी आप लोग को याद नहीं आता। तो आप क्या किए, ठीक है, कॉलम नंबर 2 पे गए और कॉलम नंबर 2 से आपने जो है डिफाइन किया। ये ज्यादा इजी मेथड था आई गेस। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, ये सब हमने निकाला, और जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसे भी मिला दिया। ये सब क्या हो जाता है आपका विटल कैपेसिटी, जो आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम्स दैट कैन कम अंडर यूज, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आप पूरा टोटल एक्सपिरेशन क्या होता है, दैट इज योर EC, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और फंक्शनल रेसिडुअल, मतलब फंक्शनल बोला है, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, जो कभी भी रिमूव नहीं होता, जो लंग्स में इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन रह ही जाता है लंग्स में, दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, वो तो रहेगा ही। तो इसके अलावा अगर इसके अंदर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिला दिया तो ये फंक्शनल हो गया ना, अभी भी इसके अंदर से कुछ ना कुछ यूज हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। समझ आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। देखो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस बार बहुत ईजी क्वेश्चन आया। अगर आप यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि कोई भी चीज यहाँ पर ना ऐड हो रही है ना तो रिमूव हो रही है, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, राइट। तो देखो जीन माइग्रेशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम रहेगा क्या, नहीं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, नहीं, चीजें अपने आप ठीक है दिखाई देने लगेगी, तो दैट इज ऑल्सो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर तो ऑफकोर्स नहीं होगा। देखो कांस्टेंट जीन पूल क्या होता है, देखो जो कांस्टेंट टोटल नंबर ऑफ जीन्स और अलील्स एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते हैं, तो वो कैसे हो गए, कांस्टेंट जीन पूल हो गए। जीन पूल क्या है, टोटल नंबर ऑफ अलील्स और जीन्स प्रेजेंट, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वजह से चेंज होगा क्या, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, जीन पूल पे ही कॉन्सेप्ट बना है ना ये। तो ये हो जाता है, योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। Option number 2 is your correct option. Moving on to 165. Given below are some stages of human evolution. Arrange them in correct sequence. देखो अब इससे हम कैसे कर सकते हैं, पास्ट टू रिसेंट बोला है, ठीक है। ये जो आप लोग को दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप लोग को आगे वाला पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग स्किप कर देते और डायरेक्ट एक सीक्वेंस बनाने लग जाते तो थोड़ा दिक्कत हो जाता। देखो होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथल्स और है होमो इरेक्टस। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है सेपियंस तो हमें कहते हैं, होमो सेपियंस हम ह्यूमंस हैं, तो ये सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि हमारे बाद में और कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है, कोई और नए तरीके के दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। अब निएंडरथैलेंसिस ये जो है ये हमारे से पहले आए थे, ये भी हमें पता है। अब मेन प्रॉब्लम जो है होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस में था, राइट, करेक्ट है, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, होमो हैबिलिस और इरेक्टस, एज द नेम सेज इरेक्टस। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जब आप लोग सही से देखते हो ना, इसीलिए देखो चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन बायोलॉजी का बहुत जरूरी। इरेक्टस में क्या हो गया, इन्हें इरेक्टस क्यों कहा गया, बिकॉज अभी जो ह्यूमंस आने लगे एवोल्यूशन की पूरी चेन में, जो टाइप के ऑर्गेनिज्म ये दिखते थे, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन में, वो कैसे थे, थोड़े इरेक्ट पोजीशन में चलने लगे थे। पहले पूरी तरीके से बेंट पोजीशन में चलते थे, फिर थोड़े आगे थोड़े अपराइट उनका पोस्चर हुआ, फिर थोड़ा अपराइट हुआ, जब इरेक्ट होने लगे तो उन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। तो इसके पहले जो वाले जो होंगे वो ऑफकोर्स कैसे होंगे, बेंटेड स्ट्रक्चर वाले होंगे, बेंटेड पोस्चर वाले होंगे, तो होमो हैबिलिस उन्हीं का नाम होगा, राइट। तो होमो इरेक्टस जो है वो बाद में आए होंगे एज कम्पेयर टू होमो हैबिलिस। तो अगर आप लोग को ये याद रहता तो आप इसको कर पाते। होमो हैबिलिस सबसे पहले आया, पास्ट टू रिसेंट बोला है, उसके बाद में होमो इरेक्टस आएगा AD, फिर होमो सेपियंस आएगा और फिर B, ADCB, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे CB सेम दिया था, तो यहाँ पे अगेन दिक्कत वाली बात नहीं थी। B अगर आप लोग को पता था होमो सेपियंस बाद में आ रहे, तो ये दो तो ऑप्शन में से कोई एक होता ऑप्शन, AD और DA, इसी को आप लोग को डिफाइन करना था, ठीक है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, डन, ADCB। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। अब हमें बताना है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब देखो हार्ट का क्या था, हार्ट में जो है बेसिकली, ठीक है, ये यहां पे प्रेजेंट होता है ऐसे नोड, यहां पे प्रेजेंट होता है क्या, ऐसे नोड,
है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एवी नोड। इसको मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, वेट। यहाँ पे देखो ये वॉल्व्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ये है ऐसे नोड, ठीक है, इसे पेसमेकर भी कहते हैं। यहाँ से जो है इम्पल्स स्टार्ट होता है, यहाँ पर ये राइट एट्रियम है, ठीक है, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ साइड प्रेजेंट होता है आप लोग का एवी नोड, ठीक है, एवी नोड जो आगे कैरी करता है। अब यहाँ से आ जाते हैं इसके बंडल, इसका जो है मेन बंडल आ जाता है जो कि डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट में, और ये जब डिवाइड कर देता है तो यहाँ से और चीज़ें जो है अराइज होती है, ठीक है। यहाँ पे और बारीक बारीक जो है नेटवर्क बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं पर्किंजी फाइबर्स। व्हाट दे आर कॉल्ड एज पर्किंजी फाइबर्स, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली ये तुम्हारा हो जाता है ब्रांचेस। ये किसके ब्रांचेस हो गए? बंडल ऑफ हिस के ब्रांचेस हो गए। और ये जो था ये क्या था? बंडल ऑफ हिस। ये किसका बंडल है? दिस इज द बंडल ऑफ द एवी नोड, ठीक है, एवी नोड का बंडल है जिसे हम बंडल ऑफ हिस के नाम से जानते हैं। तो ये समझ में आ गया। और ये क्या हो गया? एवी नोड का मेन बंडल हो गया, इसके ब्रांचेस बन गए। तो यहाँ से किस तरीके से ट्रैवल करता है ये तो बहुत ईजी है, आप लोग भी बता सकते हो। ऐसे नोड से जाएगा किसकी तरफ? एवी नोड की तरफ, फिर जाएगा ये बंडल ऑफ हिस में, फिर डिवाइड होगा इनटू द ब्रांचेस और फिर आ जाएंगे आप लोग के पर्किंजी फाइबर्स। तो किस तरीके से आएगा देखो, सबसे पहले ऐसे नोड दैट इज योर ई, फिर आ जाता है एवी नोड दैट इज सी, सी के बाद में एवी बंडल ए, फिर आ जाते हैं बंडल के ब्रांचेस और फिर आ जाते हैं बी। सो दिस इज योर ECADB, ECADB करेक्ट ऑप्शन इज योर 3। फाइन, ऑलराइट। सो फटाफट से आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आई होप समझ में आ गया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। अब देखो ये हमें क्या करना है, एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करवाना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसके साथ में हमें फॉर्मेशन करवाना है। मतलब जो हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा है उसे हमें किधर पे पहुंचाना है? इन अवर टिश्यूज, ठीक है, उसे आगे फॉरवर्ड करना है। तो वो डिफ्यूजन से होगा, राइट। और डिफ्यूजन कब होगा? जब लंग्स के अंदर का दैट इज योर एल्वियोलाई का प्रेशर PO2 ज्यादा हो, ठीक है, PO2 ज्यादा हो और ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और PCO2 कम हो, ठीक है, तभी तो मतलब टिश्यूज के अंदर PO2 कम होगा ना, तभी तो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ का ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंचेगा? टिश्यूज में पहुंचेगा। और टिश्यूज का PO2 जो है वो कैसा होता है? कम होता है। तो ये इसी को कहते हैं डिफ्यूजन, राइट। प्रेशर ज्यादा है, वहां से किसकी तरफ जा रहा है? ये लेसर प्रेशर की तरफ जा रहा है, दैट इज थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये टिश्यू में क्या होगा? प्रेशर कम होगा। और यहाँ पे PCO2 किसके कंपेरिजन में कम होना चाहिए? PCO2 जो है टिश्यूज में ज्यादा है, उसके कंपेरिजन में यहाँ पर कम होना चाहिए। H+ कंसेंट्रेशन यहाँ पर कम होनी चाहिए, राइट, ठीक है। H+ कंसेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होगी, टिश्यूज में ज्यादा होगी, तभी ये सारे फॉर्मेशन जो है फेवरेबल कंडीशंस है। तो यहाँ पे देखो लो PCO2 होना चाहिए और हाई ठीक है H+ कंसेंट्रेशन, ये तो गलत हो जाता है। H+ कंसेंट्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। PCO2 कम है, हाई टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। PO2 ज्यादा और PCO2 भी ज्यादा, ये भी नहीं, ये गलत है। PO2 ज्यादा है, प्रेशर जो है ज्यादा है, लेकिन लेसर H+ कंसेंट्रेशन। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्लियर कट, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। फेवरेबल बोला है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। नाउ मैच द कॉलम। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, देखो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? ये एक, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए होता है फॉर एम्फाइसीमा, राइट, एम्फाइसीमा के लिए होता है। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इज फॉर एडीए डेफिशिएंसी। अब ये आया कहाँ से है? बायोटेक में से आया है। ये बायोटेक का जो आप लोग को एप्लीकेशंस वाला चैप्टर दिया गया है वहाँ से आया है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोग को हो सकता है। अगर आप लोग को 1A और D पता होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, वहाँ से जो है आप लोग क्लियर आंसर निकाल सकते थे। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज फॉर एम्फाइसीमा, तो A का हो जाता है 3 इसमें और इसमें भी है। D का देखो एंजाइम रिप्लेसमेंट जो है D का 2, ठीक है, इसमें दिया है। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, D का 2 दिया है। अब देखो B, Cry-1AB, Cry-1AB किसके लिए होता है और Cry-1AC किसके लिए होता है? देखो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है, Cry-1AC और Cry-2AC, ठीक है, और Cry-1AB आप लोग को दिया है, राइट। तो Cry-1AC जो है दिस इज फॉर कॉटन प्लांट्स के लिए होता है। कॉटन में क्या लगते हैं? बॉल वर्म्स लगते हैं, राइट। Cry-1AB किसके लिए? ठीक है, दैट इज फॉर कॉर्न बोरर्स,
कॉर्न बोरर्स के लिए होते हैं ये, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, जीन्स है जो क्या बनाते हैं, प्रोटॉक्सिन बनाते हैं, जो कि वहां पे जाके उसके अंदर जो भी टाइप का निमेटोड है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, ठीक है, प्लांट को खराब कर रहा है, उसके लिए क्या बनाता है, प्रोटॉक्सिन बनाता है, जो कि उसके गट में जाके टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमें जो है क्वेश्चन आया था बॉटनी वाले सेक्शन में आया है ये क्वेश्चन। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन किसके लिए हो गया, एम्फाइसीमा, ठीक है। तो ए का 3 हो जाता है, क्राई 1 ए भी मैंने बताया अभी जस्ट कॉर्न बोरर के लिए, तो बी का 4 हो जाता है, क्राई 1 एसिस फॉर कॉटन बॉलवर्म, ठीक है, सी का 1 और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज 1, ठीक है। नेक्स्ट अब ये अगेन असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन आ गया है। देखो अब इसे क्या, ये बेसिकली कहां से आया है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया है। इसको देखते हैं हम, ठीक है। असर्शन और उसका रीजन बताया है और हमें बोला है करेक्ट आंसर इसका बताना है, ठीक है। FSH इज योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, एज द नेम सजेस्ट, जो भी फॉलिकल्स बन रहे हैं इन केस ऑफ मेल या फिर इन केस ऑफ फीमेल, जो भी फॉलिकल्स है, मतलब बेसिकली ठीक है, मेल्स में कौन से फॉलिकल्स होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ होते हैं, ठीक है, जो मेल स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, उन्हें क्या करता है, वो ग्रो करता है, उन्हें स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल्स को ग्रो करने के लिए FSH होता है। और दूसरा क्या है, फीमेल में जो है ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, उन्हें डेवलप करने का काम कौन कर रहा है, FSH, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इट एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लेडिक सेल्स इन मेल। लेडिक सेल्स बिल्कुल नहीं हो सकता। लेडिक सेल्स क्या है, देखो लेडिक सेल्स जो होते हैं इन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। और इसके अलावा इसे हम जो है सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं। सपोर्टिंग सेल्स क्यों कहते हैं यार, क्योंकि पहली बात तो सपोर्टिंग सेल्स इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसका रीजन है, फर्स्ट रीजन ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग स्पर्मेटोजोआ, टू ग्रोइंग स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और दूसरा ये क्या करता है, एंड्रोजेंस रिलीज करवाता है, एंड्रोजेंस रिलीज करवाएगा। तो ये दो काम होता है। एंड्रोजेंस क्या करते हैं, इसकी जो सर्टोली सेल्स है उसको ग्रो कराते हैं। ऑल राइट, तो ये फंक्शन होता है लेडिक सेल्स का। लेडिक सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द ग्रोइंग स्पर्म्स, ठीक है। सो FSH एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लेडिक सेल्स इन मेल। FSH जो है वो ओवेरियन फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, ये तो बराबर है, लेकिन लेडिक सेल्स पर वो एक्ट करता नहीं है। वो किस पे करता है, सर्टोली सेल्स पे करता है, जिसके आगे वो डेवलप होके पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटोजोआ, फिर स्पर्म बनता है। सो लाइक दिस, ठीक है। रीजन क्या बताया है, ये असर्शन है, ठीक है। अब इसके क्या रीजन हो सकता है, FSH जो है ओवेरियन फॉलिकल्स पर कब एक्ट करता है, जब एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं इन केस ऑफ मेल्स, और इन केस ऑफ फीमेल्स ईस्ट्रोजन बनता है। तो देखो क्या लिखा है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से सेल्स है, द लेडिक सेल्स, अभी मैंने बताया, राइट। तो ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं, लेडिक सेल्स जो है इन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, और ये एंड्रोजेंस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एक कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है और ज्यादा FSH रिलीज होता है, जो कि फॉलिकल्स और ग्रोइंग स्पर्मेटोसाइट्स को और ज्यादा डेवलप करता है। सो ये समझ में आया क्या लिखा है, FSH एक्ट्स अपॉन ओवेरियन। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्लियर है। दूसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है कि जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन बनाते हैं इन केस ऑफ फीमेल, और जो ग्रोइंग जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एंड्रोजन बना रहे हैं। एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन आता है बेसिकली। तो ये सब क्या करते हैं, बेसिकली सेल्स को जो ठीक है छोटे वाले बेबी सेल्स है जो आगे जाके स्पर्म्स बनेंगे, उन बेबी सेल्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। एक फर्टाइल मतलब फर्टिलिटी कैरी करने वाले सेल्स बनाते हैं, फाइन। सो द इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। ए इज ट्रू, नहीं बिल्कुल नहीं, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आर तो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड जो रीजन दिया है वो रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग बताया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम शोज रेस्ट्रिक्शन साइट्स इन ई कोलाई, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन साइट्स बताए गए इसके, क्लोनिंग वेक्टर PBR 332, नहीं क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है इसमें, PBR 322। फाइंड द रोल ऑफ X एंड Y जीन्स। अब देखो बेसिकली
ये जो है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस वाले चैप्टर में से आया है। फर्स्ट पार्ट जो बायोटेक्नोलॉजी का है वहां से आया है। अब यहाँ पर मैंने एक तो आप लोग का ये डायग्राम रखा है जो आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा था, ये क्वेश्चन पेपर में दिया था, और दूसरा मैंने बाजू में एनसीईआरटी का भी डायग्राम रखा है जो अब हम अभी नहीं देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। फाइन, तो वो डायग्राम को हम बाद में देखेंगे। अभी हमें जो है ऑप्शंस में जब जरूरत पड़ेगी तभी हम उसे देखेंगे, ठीक है। वहां से अब मुझे आप लोग को समझाना है। अब यहाँ पे हम क्लियर बता सकते हैं कि अभी पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। ये क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 का ये जो है डायग्राम है। क्या है ये? PBR 322 ये क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है, जो कि क्लोनिंग में हेल्प करता है, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसमें बहुत सारे साइट्स है जिसका जो है नामकरण किया गया है, जिसके अंदर से BAM-H1, ECO R1, ठीक है, ECO R1, और एक हो जाता है SEL1। ये सारे क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। ये सारे क्या है? रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, ये सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। दीज आर द रेस्ट्रिक्शन साइट्स। इतना समझो, समझ आया, ठीक है। अब देखो हमें x और y का पूछा है, यहाँ पर x दिया है, इस तरीके से मार्क किया हुआ था इन योर क्वेश्चन पेपर। पूछा क्या है यहाँ पे? x और y बताओ, और वो क्या करते हैं वो बताओ, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जो यहाँ पर होता है ना, बेसिकली ये x के यहाँ वाले पार्ट में आप लोग का होता है ओराई। ओराई क्या है? ओराई इज योर ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, जहां से रेप्लीकेशन आप लोग का स्टार्ट हो रहा है, वो एक पॉइंट दे रहा है, ठीक है, एक ठीक है, आप लोग के लिए एक मार्किंग करवा रहा है कि देखो यहाँ से रेप्लीकेशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये पॉइंट आप लोग का ओरिजिन होगा यहाँ से रेप्लीकेशन का, ठीक है। नहीं तो जो है जो एंजाइम है वो कहीं से भी कुछ भी आप लोग का जो है रेप्लीकेशन स्टार्ट करवा देगा, राइट। अब यहाँ पर दिया है ROP, इसका क्या काम होता है बताओ? ROP का क्या काम होता है? हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बताया है। फर्स्ट ऑप्शन, जीन X इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये काम Y का है, Y इज योर ROP। बताया क्या है यहाँ पे? जो ROP होता है बेसिकली वो प्रोटीन की तरह, ठीक है, एक्ट करता है। बेसिकली इसको देखते हैं अभी हम। ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाता है क्योंकि सबसे पहले मैंने बता दिया X क्या है, ओराई। ओराई क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और सब काम बहुत सारा फंक्शन दिया है कि एक तो ये रेप्लिकेशन के लिए मार्किंग की तरह काम कर रहा है कि रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, और वो कॉपी नंबर भी डिटरमाइन करता है कि जो है अनकंट्रोल्ड मैनर में रेप्लिकेशन ना हो जाए और लार्ज नंबर में जो है अनरिक्वायर्ड डीएनए रेप्लिकेशन ना हो, इसीलिए एक पर्टिकुलर रेंज दी जाती है, एक पर्टिकुलर लिमिट्स दी जाती है जितने अमाउंट का जो है कॉपी नंबर, उसे हम क्या कहते हैं? कॉपी नंबर ऑफ डीएनए। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ओआरआई प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज योर ओराई। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स, और वी कैन से डिटरमाइंस कॉपी नंबर ऑफ डीएनए, ठीक है। इट डिटरमाइंस कॉपी नंबर ऑफ डीएनए, ठीक है। अब तो ये तो X का तो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये कोई प्रोटीन नहीं है, ये एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इन रेप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। Y क्या है? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ये है क्या? ये नहीं। देखो रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स का मैं कंसेप्ट बताती हूँ आप लोग को। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स आप लोग के पास में दो है, दैट इज योर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर्स जो है आप लोग के पास में आते हैं। एक होता है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एक था आप लोग के टेक्स्ट बुक में टेट्रासाइक्लिन के बारे में बताया है, ठीक है, और दूसरा बताया गया एम्पिसिलिन के बारे में, ठीक है। ये जो है एम्पिसिलिन, वेट, एम्पिसिलिन, ये तो क्या है आप लोग के पास में? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो है बेसिकली इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और एम्पिसिलिन जो होता है इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और ये आप लोग के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हियर एम्पिसिलिन होता है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग के हो जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो ये वो वाले जीन्स तो नहीं होते हैं, जो वाई पर जो है वो वाला जीन तो नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने उसका भी आप लोग को लोकेशन बताया, इधर पे प्रेजेंट होते हैं। फाइन, जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट्स एंड Y इज रिस्पॉन्सिबल, देखो X तो है, रिकॉग्निशन साइट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिकॉग्निशन साइट हमारे पास में कितने हैं? एक है SEL1, और एक है ECO R, ठीक है, दैट इज योर BAM-H1, ठीक है, और हो जाता है ECO R1। ये आप लोग के क्या है? 3 रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट्स है, ठीक है, ठीक है। X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट। X को जीन्स मैंने दोनों आप लोग को नेमिंग करके दी है, ओराई है और ROP है, दैट इज द रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर होता है इन द प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन करवाने के लिए जो प्रोटीन होता है वो जीन्स कौन से है? ROP है। सो द जीन X इज, ये भी नहीं होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, अगेन रॉन्ग। Y फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, ये करेक्ट है, ठीक है। Y ROP जो था दैट इज इन्वॉल्व इन, ठीक है, इट इज द प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। जो भी प्लाज्मिड होता है ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, उसका रेप्लिकेशन करवाना है तो एक प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। वो प्रोटीन कौन कोड करता है? दिस जीन ROP
कोड करता है, द जीन एक्स। अब देखो ये करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। जो पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट का कॉपी नंबर करवाना है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? ORI, दैट इज योर ओराई जो है जो कंट्रोल करता है। वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड, करेक्ट है बिल्कुल। ROP का क्या काम होता है? वाई का नाम क्या है? ROP, और जो एक्स है दैट इज योर ओराई, ठीक है। तो ये आप लोगों को जाके पढ़ना है फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, विच विल बी अपलोडेड वेरी सुन। अब देखो ROP का आप लोगों को कोई कंसेप्ट दिया है या नहीं, ये आप लोग की थ्योरी में आप लोग को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी था, जिसके अंडर में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहां से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे बताया गया है ROP कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो आप लोग को क्लोनिंग वेक्टर्स है, सिलेक्टेबल मार्कर्स है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, रिकॉग्निशन साइट्स है, ये सब तो हमें बता दिया है। लेकिन इसके अलावा जो है हमें ये नहीं बताया था कि ROP किधर है, ये थ्योरी में नहीं बताया है। सो इन योर डायग्राम इट इज गिवन एंड हेंस द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम देयर। अब यहाँ पे देखो आप लोग बताया कोला है जो है क्लोनिंग वेक्टर PBR शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स, ये सारे इसके रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। SAL1 है, BAM-H1 है, और फिर है EcoR1 और HINT3, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, ये सारे इसके रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, ठीक है। यहाँ सब जगह से ये रेस्ट्रिक्शन मतलब कि इस पर्टिकुलर जो है क्लोनिंग वेक्टर का रेस्ट्रिक्शन किया जा सकता है, मतलब मॉलिक्यूलर सीजर्स जिसके थ्रू जो है कट किया जा सकता है, ठीक है। ओराई क्या है? एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दो हमारे पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो जाते हैं। कहाँ पर लोकेटेड है? जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोग को, ये देखो दिस इज एम्पिसिलिन एंड दिस इज टेट्रासाइक्लिन। कहाँ लोकेटेड है? ऑन दी नियर दी रेस्ट्रिक्शन साइट्स, और ये कंप्लीटली डिफरेंट जगह पर है ओराई और ROP, ठीक है। और फिर आगे क्या बताया है? ROP के बारे में फंक्शन दिया गया है। सो यू कैन चेक इन योर NCERT एज वेल, डायग्राम के डिस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकेन, हेरोइन, मॉर्फिन एंड मैरिजुआना। अब देखो ये आया आप लोग के ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये किस पे दिया है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया है, ठीक है। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये पर्टिकुलर पार्ट जो मैंने ये चैप्टर कराया है, इसका पूरा प्लेलिस्ट आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसका जो ड्रग्स एंड अल्कोहल वाला पार्ट है वहां से मैंने बताया था डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आता ही है। सो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज हियर। अब देखो कोकेन, हेरोइन, मॉर्फिन। अब देखो सबसे ईजी आप लोग के लिए था मॉर्फिन को पहचानना, ठीक है, क्योंकि मॉर्फिन का तो हमने दो रोल देखा था। एक था इसका एडवांटेज विच इज यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड्स, ठीक है। मॉर्फिन को कहाँ पे यूज किया जाता है? इफेक्टिव सिडेटिव की तरह यूज किया जाता है इन सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के दौरान इफेक्टिव सिडेटिव, ठीक है, जहां से जो है पेन फील ना हो ऐसा सिडेटिव होता है बेसिकली, ठीक है। सिडेटिव इज व्हाट? अनकॉन्शियसनेस इंसान हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सिडेशन, राइट। तो सिडेशन जो है किसके थ्रू दिया जाता है? मॉर्फिन के थ्रू दिया जाता है। दैट इज द केमिकल कंपाउंड विच इज इंजेक्टेड इन द पेशेंट, राइट, ड्यूरिंग मेजर सर्जरीज। और मैरिजुआना, अब देखो ये सबको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो C का 1 है, C का 1 दो जगह पर दिया है, ठीक है। अब कोकेन, इसको अगर हम देखें तो कोकेन जो है ये किसको बिलोंग करता है? कोका अल्कोलॉइड्स को बिलोंग करता है। कोका अल्कोलॉइड्स, हमने तीन चीज पढ़ी थी, एक थे ओपियोइड्स, एक थे कैनाबिनॉइड्स, और एक थे कोका अल्कोलॉइड्स, ठीक है। अगर आप इसके बारे में देखें तो ओपियोइड्स में एक तो मॉर्फिन आ जाता है और एक था पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है, जो क्या बनाता है? हेरोइन बनाता है। इसको बारे में लिखा है कि इट इज अ डिप्रेसेंट, ठीक है। ये पूरे हमारे न्यूरल सिस्टम को डिप्रेसेंट मतलब काम डाउन कर देता है, सिडेशन में लेके जाता है। तो ये मॉर्फिन एक एग्जाम्पल था हेरोइन, जो कि किधर से मिलता है? पेपेवर सोमनिफेरम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉपी प्लांट। याद करो, ये सब चीजें याद करनी चाहिए आप लोगों को। ये सारे एग्जाम्पल्स विद देयर ओरिजिन, कहाँ से मिलता है हमें, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो हीरोइन जो है पॉपी प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम क्या था? पेपेवर सोमनिफेरम। और दतूरा, और इसका जो है दो चीज का हमें जो है फोटो भी दिया है, इमेज भी दिया है इन योर NCERT, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैनाबिनॉइड्स में क्या है आप लोग के लिए? मैरिजुआना, ठीक है। और इसके अलावा हशीश, चरस, गांजा, ये सब कुछ इसके अंदर दिया था, ये कैनाबिनॉइड्स के थे। ये कहाँ से मिलता है हमें? कैनाबिस सटाइवा, याद करो, कैनाबिस सटाइवा। तीसरा आ जाता है कोका अल्कलॉइड्स, ऑफ कोर्स कोकेन एज द नेम सेज, ठीक है, ये सब था। अब यहाँ पर सॉल्व करो, कोकेन किसको बिलोंग करता है? एरिथ्रोजाइलम कोका से ये आया है, ठीक है। कोका नाम याद रखो, कोका अल्कलॉइड्स है, एरिथ्रोजाइलम कोका है। द नेम इज वेरी सिमिलर, बन भी रहा है उससे क्या? कोकेन बन रहा है, ठीक है, वेरी सिमिलर। याद रखने की तो ट्रिक्स आप लोग खुद ही बना सकते थे। हेरोइन किससे मिलता है? पेपेवर सोमनिफेरम। मैरिजुआना किससे बनता है? कैनबिस सटाइवा। तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर विच इज योर करेक्ट ऑप्शन? बी का
हेरोइन का, बी का 4 बन गया, सो या करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ए का 3 बन गया, राइट, डी का इज 2, मैरिजुआना कैनबिस सटाइवा, सो या करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। फाइन, क्लियर है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज से ये आया है फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज विच इज अ वेरी लेंथी चैप्टर, और वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं कि कैंसर से आ सकता है, एड्स से आ सकता है, ठीक है, कभी कभार इम्यूनिटी से पूछ लेता है। उसके अलावा जो टाइफाइड वगैरह का हमने देख लिया, पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है, वो आ गया आप लोग को मैच द कॉलम के तौर पर। उसके अलावा अभी ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज से आ गया, तो ये सब चीजें आप लोग को कब याद रहेगी, ठीक है, आप लोग को जो है पीवाईक्यूज करते करते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद ही मार्क करने के। देखो यहाँ से जो है ना, अभी तक के मैंने देख लिया 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चैप्टर का वेटेज ज्यादा और चैप्टर में भी कौन से पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज ज्यादा है वो आप लोग को समझ में आता है। फाइन, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एनालिटिक्स आर। अच्छा, अब इसके अंदर से बताना है हमें करेक्ट आंसर कौन सा है। इसके अंदर से ट्रू और फॉल्स की तरह है, ये ज्यादातर क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स, अगर आप लोग को पता है तो आप सही करोगे, थोड़ा भी कंफ्यूजन है देन यू आर गोइंग टू मेक इट रॉन्ग, ठीक है, गलती होगी ही होगी। ये ऐसे चैप्टर है, एनिमल किंगडम से ये आया है। एनालिटिक्स टू सिलोमेट्स, सिलोमेट्स की अगर बात करें, ठीक है, सिलोमेट्स हमारे पास में 3 तरीके के मिलते हैं, एक था यू सिलोमेट, एक था यू सिलोमेट, तो एक था यू सिलोमेट, एक था सूडो सिलोमेट और एक था असिलोमेट, ठीक है। अब ये असिलोमेट किस में आता है, पॉरीफेरन्स से लेकर फ्लैटी तक, ये सब क्या थे, असिलोमेट्स थे। सूडोसिलोमेट में कौन आता है, सूडोसिलोमेट में एस्केलमिंथस आते हैं, और यू सिलोमेट में एनालिट के आगे जितने भी है सब कैसे है, यू सिलोमेट है। सिलोम क्या है, सिलोम बनता है इन बिटवीन मीजोडर्म, मीजोडर्म के बीच में, ये मीजोडर्म एक बीच मिडल लेयर होती है दैट इज प्रेजेंट, बाहर का लेयर है, ठीक है, ये है एक्टोडर्म, ठीक है, यहाँ पर लेयर होती है, ये जो लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक की, दिस इज योर मीजोडर्म, और जो अंदर एक और एक लेयर बनी है, ठीक है, ये जो मैं जिसको बोल्ड कर रही हूँ, दिस फाइनल लेयर इज ऑफ एंडोडर्म, ठीक है। अब ये एंडोडर्म हो गया, ये तुम्हारा हो जाता है मीजोडर्म, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मीजोडर्म, ये सब मीजोडर्म का लेयर है। इसके अंदर जब सीलोम बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जब इसके अंदर जो है सीलोम मतलब एक कैविटी बन रही है इस तरीके से, तो हम उससे क्या कहते हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट। देखो मैं एकदम क्लियर बना रही हूँ अभी फिर से, दिस इज योर आउटर लेयर, ठीक है, मिडल लेयर समझते हैं इससे, ठीक है, और ये आप लोग का बन रहा है मीजोडर्म का, दिस इज योर मीजोडर्म, और बाहर वाला लेयर बन रहा है एक एक्टोडर्म का, और बीच में ये जो लेयर बना है दिस पर्टिकुलर इज एंडोडर्म, ये जो लेयर बना है दिस पर्टिकुलर लेयर इज ऑफ मीजोडर्म। इसके बीच में बन के निकलती है एक कैविटी, क्या निकलती है यहाँ से, कैविटी, वेट, ठीक है, इस तरीके से कुछ इसमें कैविटी बनती है, ठीक है। अब ये जो कैविटी बनी है इसे हमने कह देना है सीलोम। ये जिसके अंदर प्रेजेंट हुई वो यू सिलोमेट, जिसमें फॉल्सली प्रेजेंट होती है, मतलब कैविटी तो प्रेजेंट है यहाँ पर, ये पूरा एरिया कैविटी का हो जाता है, ये पूरा एरिया कैविटी का है, ठीक है, लेकिन ये मीजोडर्म के बीच में नहीं बनता है, मीजोडर्म इसके बीच में प्रेजेंट है स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन बिटवीन द कैविटी इन फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस, तो पाउचेस के फॉर्म में बीच में प्रेजेंट है, तो ये ट्रू सिलोम हुआ क्या, नहीं, क्योंकि ट्रू सिलोम का क्या डेफिनेशन है कि वो इट शुड बी लाइंड बाय मीजोडर्म, पूरी तरीके से लाइनिंग होनी चाहिए किसकी, मीजोडर्म की, और मीजोडर्म के अंदर जो है कैविटी नहीं बनती है इन केस ऑफ सूडोसिलोमेट, तो उसको कहते हैं हम फॉल्स सिलोम, दैट इज सूडोसिलोमेट, जहां पर मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जहां पर ये कैविटी नहीं बन रही है, मतलब ये पूरी तरीके से ओपेक है आप लोग का मीजोडर्म, दैट इज फ्रॉम प्लॉरीफेरेंस टू प्लैटीहेल्मिन्थ, ये आप लोग का हो जाता है असिलोमेट, क्लियर है। और जहां पर ये परफेक्ट फॉर्म में कैविटी प्रेजेंट है, जैसे मैंने अभी बताया, ये हो जाता है आप लोग का यूसिलोमेट। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई है, बहुत ईजी टॉपिक है, एनिमल किंगडम अभी चल रहा है, वो खत्म होने आ गया, ठीक है, इसका वन शॉट भी आएगा, उसके डीपीपी सारे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एनालिट्स आर ट्रू सिलोमेट्स, क्या ये तो करेक्ट है बिल्कुल। पॉरीफेरेंस आर सूडो सिलोमेट्स, पॉरीफेरेंस सूडो है क्या, नहीं, पॉरीफेरेंस सूडो कैसे हो सकते हैं, उनके अंदर तो 3 लेयर ही नहीं बन रहे। पॉरीफेरेंस क्या थे, पॉरीफेरेंस सेल एग्रीगेट से बनते हैं, राइट, पॉलीफेरेंस किससे बनते हैं, सेल एग्रीगेट से बनते हैं, तो उसके अंदर जब जर्माइनल लेयर्स ही नहीं बन रही है, एंडो एक्टो तो बहुत दूर की बात है, उसके अंदर कोई टिश्यू ही नहीं बन रहा है, कोई लेयर कैसे बनेगी, और लेयर नहीं बन रहा है तो सिलोम कहां से बन गया भाई। फिर नेक्स्ट आता है एस्केलमिंथस, एस्केलमिंथस क्या है, असिलोमेट है क्या, एस्केलमिंथस सूडो है, एस्केलमिंथस सूडो है, तो ये हो जाता है रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग। लास्टली प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर सूडो, नहीं, प्लैटीहेल्मिन्थ्स असिलोमेट है, इनके अंदर मीजोडर्म प्रेजेंट होता है, बट वो कैसा होता है, उसके अंदर कैविटी नहीं होती है, मीजोडर्म इज प्रेजेंट,
mesoderm is present in them but cavity is not present. ठीक है, coelom is not present. So your correct option becomes A, option number 4. हो गया. Moving on to next now, fast. Okay, given below are two statements in the nephron, the descending limb of loop of Henle. ये कहाँ से आया? excretion वाले चैप्टर में से आया है. ठीक है, excretion से आया है. देखते हैं क्या है. इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोग याद करो, जब जहां से जो है लूप बन के आता है, ठीक है, वहां से अगर हम देखें तो ये जो लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब होता है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. ऐसा कुछ है क्या? देखते हैं अभी. सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. नहीं, कॉलमनार नहीं होता. ठीक है, कैसा होता है ये? आई थिंक क्यूबॉइड, हाँ क्यूबॉइडल होता है. ये क्यूबॉइडल होता है और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर रीअब्जॉर्प्शन. करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्लियरली रॉन्ग. आप लोग को सारी लाइन सारे वर्ड्स याद रखते हैं. कॉलमनार नहीं होता है, क्यूबॉइडल होता है, याद रहेगा. अब याद रखना है. तो ये भी फॉल्स हो गया. फर्स्ट वाला भी फॉल्स दिखाई दे रहा है. क्यों बताओ? देखो आप लोग का ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से बन के जाता है आप लोग का हेनलीज लूप. ठीक है, दिस इज योर हेनलीज लूप. ठीक है, दिस इज योर हेनलीज लूप. ठीक है, इस तरीके से बनता है, राइट. और ये हेनलीज लूप में अगर हम देखें तो ये हो जाता है, दिस पार्ट इज योर असेंडिंग. ठीक है, दिस इज योर हेनलीज लूप. यहाँ पे नीचे का पूरा हेनलीज लूप है और ये असेंडिंग है और ये कैसा है? डिसेंडिंग है. ओके, तो ये डिसेंडिंग लूप हो जाता है. अब इसके बारे में क्या दिया है आप लोगों को? पहले तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो पीसीटी है, और यहाँ पर आता है आप लोग का डीसीटी. ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी. पीसीटी जो होता है क्यूबॉइडल से लाइंड होता है, जो कि रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है. यहाँ पर सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, एवरीथिंग. ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है. अब डिसेंडिंग में क्या होता है? ठीक है, पीसीटी हो गया. अब डिसेंडिंग में क्या होता है? देखो, वाइल गोइंग डाउनवर्ड्स, डिसेंडिंग नीचे की तरफ जब ठीक है वो जो पूरा फ्लूइड है बॉडी का जब फ्लो करता है, तब यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और यहाँ पर डाइल्यूशन होता है ड्यूरिंग ठीक है असेंडिंग के टाइम पर डाइल्यूशन होता है. तो इसको कैसे याद रखोगे आप? कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ रहा है तो बेसिकली क्या होना चाहिए? यहाँ पे वाटर बाहर की तरफ जाना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब गेन किए हुए होने चाहिए, एक जगह पे एग्रीगेटेड फॉर्म में होने चाहिए. तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए दो कंडीशंस आ जाती है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगा? ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल हो जाएगा, राइट. इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल हो जाएगा और वाटर के लिए ये परमिएबल होना चाहिए, तभी वाटर बाहर फ्लो करेगा, राइट. तो वाटर के लिए ये परमिएबल होता है, वाटर के लिए परमिएबल होगा. ठीक है, अब यहाँ पर डाइल्यूशन बढ़ाना है तो वाटर के लिए इम्परमिएबल रखो, वाटर के लिए इम्परमिएबल रख दिया. ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके लिए परमिएबल रख दिया, जिसकी वजह से क्या होगे? इलेक्ट्रोलाइट सारे बाहर चले जाएंगे, सॉल्ट्स बाहर चले जाएंगे और जो वाटर है वो गेन किया हुआ होगा, एक जगह पर रिटेन होगा और उसकी वजह से वाटर का क्वांटिटी बढ़ेगा, दैट इज डाइल्यूशन बढ़ जाएगा. तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? परमिएबल हो जाएगा इन केस ऑफ असेंडिंग ट्यूब्यूल. ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसके अंदर. ठीक है, द डिसेंडिंग लिम्ब, ध्यान से अगर आप पढ़ते तो आप लोग का ये सॉल्व हो सकता है. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर. नहीं, इम्परमिएबल नहीं, परमिएबल होना चाहिए ताकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़े. ठीक है, और परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, एग्जैक्ट अपोजिट होता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाते हैं. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स. क्लियरली आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन. दोनों का बताना था ट्रू है या फॉल्स है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये आया है, दिस इज फ्रॉम लोकोमोशन. ठीक है, जॉइंट्स वगैरह, बोन्स वगैरह के बारे में बात की गई है इसके अंदर. ठीक है, अब देखो फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर अगर आप लोग पूरा इमेजिनेटिव वे में इसको याद करोगे तो. हिंज जॉइंट कैसा होता है? इसको अगर आप डोर से कंपेयर करोगे, डोर जो होता है वो एक ही साइड खुल सकता है, राइट. आप उसे अंदर अपने घर का अगर आप डोर देखो तो उसे आप एक ही साइड में खोल सकते हो. ठीक है, एक ही साइड वो खुलता है और फिर बंद हो जाता है. ठीक है, और अंदर की तरफ वापस खुलता है क्या? नहीं. दैट इज बिकॉज ऑफ द हिंजेस विच आर प्रेजेंट एट दी जॉइंट्स. ठीक है, जो डोर होता है इसके यहाँ पर, यहाँ वाले हिस्से में कुछ जॉइंट्स लगे होते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज हिंजेस. तो उसी की तरह हमारा नी भी काम करता है. जो नी होता है वो एक ही तरफ फोल्ड होता है, राइट. वो जो नी है, दिस सपोज दिस इज योर नी, तो यहाँ से ऊपर की तरफ फोल्ड होता है क्या? नहीं. दिस नीचे की तरफ वो सिर्फ फोल्ड होता है. हमारे लेग्स को फोल्ड करो, यू विल अंडरस्टैंड. तो ये नी कैसा हो गया? हिंज जॉइंट हो गया. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, किस सॉकेट टाइप का कुछ एरिया स्ट्रक्चर बना है और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर जो बोन है वो जाके फिट हो रही है, उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये दो जगह पर मिलता है, एक होता है पेक्टोरियल गर्डल, एक होता है पेल्विक गर्डल. ठीक है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल्स है.
तो इसका क्लियरली हो जाता है ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल रोटेशनल मूवमेंट के कराता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या कराता है, रोटेशनल मूवमेंट। यू कैन मूव योर, ठीक है, शोल्डर लाइक दिस, ठीक है, दिस इज रोटेशनल। ह्यूमेरस होता है हमारा जो वो बोन, दिस पर्टिकुलर बोन जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, शोल्डर से लग के जो पहला बोन होता है, दैट इज योर ह्यूमेरस। और आ जाता है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल इज दैट पर्टिकुलर होल, पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, शोल्डर का, ठीक है, जहां पर क्या होता है, सारे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। द मेन जॉइंट विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द शोल्डर, दैट इज योर शोल्डर जॉइंट, ठीक है। और क्या हो जाता है, ह्यूमेरस, ठीक है, किसके वजह से बनता है, ये स्कैपुला होता है वहां पर। तो ह्यूमेरस जो है जाके मिलता है पेक्टोरल गर्डल में, और ये बनाता है क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो डी का क्या हो जाएगा, 2, डी का 2 एक ही में दिया है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। सी का 4, अभी मैंने बताया, सी का 4 हो जाएगा। कार्टिलेजिनस जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट्स में अगर हम देखें तो फाइब्रस जॉइंट्स जो है बेसिकली वो कहां पर मिलते हैं, स्कल में, क्योंकि दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, तो फाइब्रस जॉइंट हो जाते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो है बेसिकली वो एडजेसेंट, कार्टिलेजिनस का मतलब यही है कि जो दो बोन्स के बीच में एडजेसेंट में प्रेजेंट होगा वो मूवमेंट, ठीक है, अलाउ करेगा, इसीलिए कार्टिलेज वहां पर प्रेजेंट होता है। एडजेसेंट वर्टिब्रे लिमिटेड मूवमेंट देता है, तो वर्टिब्रेज में लिमिटेड मूवमेंट देखने मिलता है। बी का क्या आ जाएगा, 1। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। Moving on to the next question, which one of the following is not a traditional or natural contraceptive method? ठीक है, natural और traditional कौन सा नहीं है? We have learned multiple methods, ठीक है, एक modern methods, permanent methods और एक traditional method था, ठीक है, under reproductive health. Fine, तो lactational amenorrhea during the period of lactation, ठीक है, menses are on their, ठीक है, स्टॉपेज, तो वहां पर जो है दिस इज योर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। दूसरा आ जाता है वॉल्ट्स। वॉल्ट्स आर नॉट द ट्रेडिशनल मेथड, दिस इज अ प्रॉपर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव दिस मेथड, ठीक है। कोइटस इंटरप्टस इज नॉट, अगेन इट इज अ नेचुरल मेथड, ठीक है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज ऑल्सो अ नेचुरल मेथड, तो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वॉल्ट्स का, ठीक है। वॉल्ट्स में आप लोग को 3 चीजें बताई गई है, एक तो डायफ्राम्स आ जाते हैं, सर्वाइकल कैप्स आ जाते हैं, दीज आर द डिवाइसेज विच आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या आ जाते हैं 3 एग्जाम्पल, सर्वाइकल कैप्स और था डायफ्राम्स और आ जाते हैं दिस वॉल्ट्स, ठीक है। दे आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो योर करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को पूछा है नॉट, ठीक है, तो नॉट अ मेथड, नेचुरल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनिमल किंगडम। अगेन एज आई सेड इन माय वीडियो इटसेल्फ 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। लेट्स सी आगे और कितने क्वेश्चन आए हैं। 2 क्वेश्चन तो मस्ट है एनिमल किंगडम से, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इट सेज। प्लूरोब्रैकिया क्लियरली एन एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा। रेड्यूला किस में प्रेजेंट होता है, मॉलस्का में प्रेजेंट होता है। ये चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। उसके स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर मैंने बताया था कि दीज चैप्टर्स आर ऑल बेस्ड ऑन योर मेमोरी। अगर आप लोग को याद है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन किस में प्रेजेंट है, किसका फीचर है, आप लोग अगर पूरा सीक्वेंस याद है, इसलिए मैंने क्लासिफिकेशन टेबल अलग से बनाया है कि आप लोग को पूरा सीक्वेंस याद रहे, ठीक है। प्लीज गो एंड चेक इट। तो वहां पर आप जाके देख सकते हो सारे एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने बताया कि एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियरली अगर आप लोग एग्जांपल्स याद रहेंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग का ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के बन सकते हैं। एनिमल किंगडम से ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लूरोब्रैकिया इज एन एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा। रेड्यूला इज द ऑर्गन, द रास्पिंग ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन मॉलस्कस, ठीक है। तो ये क्लियरली मॉलस्का का है। स्टोमोकॉर्ड किसमें होता है, हेमिकॉर्डेटा में होता है, विच इज अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा को जो है स्टोमोकॉर्ड की वजह से पहले एक कॉर्डेट समझा जाता था और अंडर कॉर्डेट इन्हें प्लेस किया गया था, बट लेटर ऑन हमें समझ में आया स्टोमोकॉर्ड इज नॉट नोटोकॉर्ड, ठीक है। एयर ब्लैडर क्लियरली ऑस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड व्हाट, बॉयंसी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, बॉयंसी प्रोवाइड करने के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं ऑस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैच करो, ए का हो जाता है 2, ए का 2 2 जगह दिया है। बी बताओ, रेड्यूला 1, क्लियरली हियर इज योर आंसर 4। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, ठीक है। ये चैप्टर भी हो चुका है, यू कैन चेक इट। एक्सोनीम किसका, अगर देखो ये मैच द कॉलम में जब भी आप लोग को आंसर्स नहीं मिलते हैं तो जो आप लोग को सबसे पहले इजी लगता है, ठीक है, एक ही बार में देखने में जो आपको कंफर्म समझ में आता है, जैसे कार्टविल स्ट्रक्चर आप लोग को पता होना चाहिए। कार्टविल पैटर्न जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल के बारे में बताया गया है इन योर एनसीईआरटी। कार्टविल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू सेंट्रियोल, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर था क्रॉस सेक्शन वो किसकी तरह, ठीक है, दिखाई देता है, कार्टविल की तरह। सो ये बी का 1 हो जाता है और ये बी का 1 एक ही जगह दिया गया है। क्रिस्टा किस में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। इसका एक सिमिलर था सिस्टर ने प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर ने किस में प्रेजेंट होते हैं, इन गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं या फिर गोल्जी अपैरेटस कह दो, ठीक है। गोल्जी बॉडी में सिस्टर ने प्रेजेंट होते हैं, तो ये याद रहेगा। क्रिस्टा किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सैटेलाइट किस में होते हैं, ऑफकोर्स क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट प्रेजेंट होता है। कार्टविल पैटर्न इज इन सेंट्रियोल। एक्सोनीम लास्टली बचता है सीलिया फ्लैजेला, जो आप लोग को नहीं याद रहता है उसको लास्ट में ऑप्शंस के तौर पे कर देने का, ठीक है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, मैंने बताया डी का 3
क्रोमोसोम में होता है, सी का 4, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अब ये आया है, दिस इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसमें देखो, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल। अभी हमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट बताना है, ये सबसे पहला इनकरेक्ट हो जाता है। एक ही बार में पढ़ने से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि बायोरिएक्टर्स का काम, उनका जो बनाने का रीजन था वो यही था कि हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है बैक्टीरिया का, तो हाउ कैन वी मेक इट पॉसिबल, सो दैट वाज बिकॉज ऑफ बायोरिएक्टर्स। तो ये स्मॉल स्केल हो ही नहीं सकता, वेरी क्लियर, जूलॉजी का बहुत ही ईजी क्वेश्चन आप लोग को आया है। बायोरिएक्टर्स हैव एन एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम, करेक्ट है। It provides optimal growth conditions for achieving the desired product, very much correct. Most commonly bioreactors are of stirring type, this is also correct. तो पहला स्टेटमेंट ही पहली बार में पढ़ने से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि बायोरिएक्टर्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए होता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, ये आया है फ्रॉम द चैप्टर सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये चैप्टर आप लोग का मस्ट चैप्टर था, बिकॉज यहाँ से एक तो बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था, जहाँ पे आप लोग को क्या पूछा था, पूरा अपना स्टेजेस पूछा था, स्टेजेस को सीक्वेंस में लगाना था, बस इतना सिंपल था वो क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज आप लोग को यहाँ पे जो प्रोसेस है मियोसिस 1 में, दैट इज प्रोफेस 1 में जो जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, प्रोफेस 1 ये किस में से आया है, मियोसिस 1 का प्रोफेस 1, जिसमें आप लोग के पास में 5 स्टेजेस होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और लास्ट में आता है डायकाइनेसिस, ठीक है। अब ये हर एक स्टेज जो होता है, बस इसी को आप लोग को जो है किसके साथ में मैच करना था, विद द प्रोसेस दैट इज बीइंग हेल्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है। अब ये लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है, एज पर योर एनसीईआरटी। इधर पे क्या होगा, कॉम्पैक्ट होने लगेंगे, क्रोमोसोम्स जो है कंडेंस होने लगेंगे, तो यहाँ पर कॉम्पैक्शन होगा, ठीक है। अब जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जिसके बाद में पैकेटीन में यहाँ पर जहाँ पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, वहाँ से क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनने के बाद में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। डिप्लोटीन में ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है, जैसे कि ये तुम्हारा एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस इज द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और फिर यहाँ पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, जैसे कि ये पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पार्ट है, और दिस इज द अनदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। फिर उसके बाद में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। डिप्लोटीन में क्या होने लगता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिफ्यूजन होने लगता है, वो डिस्ट्रॉय या फिर वी कैन से इरेज होने लगता है, ठीक है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वहाँ से डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो डिप्लोटीन में होगा, डायकाइनेसिस में फाइनली क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा, ये दिखाई देता है इन डिप्लोटीन, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से ये पूरा प्रोसेस आपने पढ़ना था, जिसके अंदर से ये मैच द कॉलम आप लोग का कंप्लीट होता। अभी देखो पैकेटीन सबसे इजी है, पैकेटीन जहाँ पर क्या हो रहा है, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स भी वहाँ पर होते हैं और क्रॉसिंग ओवर भी उधर ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में लेप्टोटीन। हमको पता है लेप्टोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम्स थिन होते हैं, कॉम्पैक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो लेप्टोटीन में जैसे क्रोमोसोम्स नॉर्मली मिलते हैं सेल्स में, वैसे ही होते हैं, कॉम्पैक्शन स्टार्ट होता है, ग्रेजुअली कॉम्पैक्ट होने लगते हैं। तो लेप्टोटीन में जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, क्रोमोसोम्स की, दे लुक लाइक थिन थ्रेड्स। जाइगोटीन में क्या होगा, अब देखो बी का हमारे पास में क्या आंसर आ रहा है, बी का इज 4, ठीक है, और लेप्टोटीन का आंसर आ रहा है 3। तो यहाँ पर अब अगर आप आंसर देखो, बी का 4, डी का 3, ठीक है। बी का 4 एक ही जगह दिया है और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। लेकिन यहाँ पर बाकी के आपके पास में बच जाते हैं, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा, ये किस में होगा, ऑफ कोर्स जाइगोटीन में होगा। फिर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा ये होता है इन डायकाइनेसिस, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा मैंने अभी जस्ट बताया डायकाइनेसिस में होगा। और जाइगोटीन कहाँ पर होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है इन द जाइगोटीन स्टेज। तो ये कंप्लीट हो जाता है, सी का 1 हो जाएगा और ए का 2 हो जाएगा। योर आंसर इज कंप्लीटेड, योर आंसर इज 1। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन आया है फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। अब तक हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में कौन से क्वेश्चन देख लिए, एक तो ड्रग्स पर आया था, ठीक है, और एक क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं कॉमन कोल्ड कौन कॉज करता है। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ वी कैन से कंडीशंस दी गई है, जैसे कि एलर्जी कब होती है, हीमोजोइन कब रिलीज होता है। लिस्ट 2 में आप लोग को बताया गया उसका कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट कौन से
पार्ट को बिलोंग करता है। तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो राइनो वायरसेस के थ्रू होता है। अब यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन होता है राइनो वायरसेस और दूसरा होता है रेट्रोवायरसेस। ये दोनों ही आप लोग के यहाँ जो है एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है, इन दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। राइनो वायरसेस जो होते हैं कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरसेस, वेयरएज रेट्रोवायरसेस वो ग्रुप होता है, कैटेगरी होती है वायरसेस की, जो वायरसेस क्या करते हैं दूसरे होस्ट सेल्स के, होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल्स में जाके अपना आरएनए जो होता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और पूरा जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, कंट्रोल ले लेते हैं। दैट इज डीएनए का आरएनए से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनके पास में जो एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनाता है। बट इन दिस केस ये जो आरएनए, ये जो वायरस होता है, ये क्या करता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डीएनए। ठीक है, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, जहां पर डीएनए से आरएनए बन रहा था, अब ये क्या कर रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है। सो द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, वो डीएनए, और ये डीएनए किस में अंदर जाके फ्यूज हो जाते हैं, इन द होस्ट सेल का ऑर्गेनिज्म के जीनोम में, मतलब उसके होस्ट के क्रोमोसोम्स में डीएनए में जाके इन्फ्यूज हो जाएगा और इट विल टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हो जाते हैं रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस जो एक कॉमन आप लोग के पास में सबसे बड़ा एग्जाम्पल था इसका, दैट वॉज एड्स। एड्स इज कॉज्ड बाय अ रेट्रोवायरस। ठीक है, HIV। ठीक है, तो हीमोस, यहाँ पे कॉमन कोल्ड आपको राइनो वायरसेस दिया था, ये थोड़ा डिफिकल्ट तब होता जब रेट्रोवायरसेस भी होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए थे। एलर्जी इज कॉज्ड बाय डस्ट माइट्स, सीधा है यहाँ पर डस्ट माइट्स का आपको एक लौता एग्जाम्पल आप लोग को दिया गया है इन एलर्जी ओनली, डस्ट माइट से एलर्जी होती है। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, बहुत फेमस है, टाइफाइड में विडाल टेस्ट लगता है। हीमोजोइन जो है ये रिलीज होता है जब आरबीसी रप्चर होते हैं, और ये कब होंगे, ये हीमोजोइन रिलीज इन केस ऑफ मलेरिया। इन केस ऑफ मलेरिया जब आरबीसी रप्चर होते हैं, उनमें से एक वी कैन से टॉक्सिक सब्सटेंस निकल के आता है। ठीक है, वो क्या होता है, हीमोजोइन, जो क्या करता है, इट कॉजेज फीवर्स। ठीक है, साइकिल्स होते हैं फीवर्स के, बुखार चढ़ रहा उतर रहा होता है, दैट हीमोजोइन इज बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ द कॉजेटिव एजेंट दैट इज अ प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्लियर आंसर निकल के आ रहा है। ए का आंसर क्या है, ए का 3 है। ठीक है, बी का द आंसर इज 1। ठीक है, सी टाइफाइड का 2। ठीक है, और एलर्जी का हो जाता है 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 हियर इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट आंसर इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन रीजन वाला, ये सेकंड क्वेश्चन आई गेस आया है। यहाँ पर आप लोग को बताया है असर्शन में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को सिर्फ ये नहीं देखना होता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या एक स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स। यहाँ पे आप लोग को देखना ये होता है कि असर्शन में जो आप लोग को स्टेटमेंट दिया है, क्या रीजन में उसका सही में रीजन बताया गया है, या फिर उसका जो है एक रीजन का जो स्टेटमेंट है उसका कॉन्सिक्वेंस असर्शन में दिया है क्या, ये आप लोग को चेक करना होता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग what is given over here is breastfeeding during initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy baby। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनिशियल पीरियड में जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है फॉर द बेबी, दैट इंक्लूड्स द मिल्क, इंक्लूड्स व्हाट, मिल्क कंटेन्स कोलेस्ट्रॉम। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉम, दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज। इसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले फैक्टर्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट आप लोग को जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है दैट इज IgA, इम्यूनोग्लोबिन A। ये आप लोग का एंटीबॉडी है जो कि किससे मिलता है, फ्रॉम मदर्स मिल्क। कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के फर्स्ट पोस्ट आप लोग का जो पोस्ट डिलीवरी का टाइम होता है, वहाँ पर क्या रिलीज होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं इन द मदर्स मिल्क। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड इज रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब उसका रीजन यहाँ पर दिया गया, कोलेस्ट्रॉल कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। वेरी मच करेक्ट। ठीक है, वेरी मच करेक्ट। और ये इसका रीज़न भी है, ये भी हमने देख लिया कि ये जो है इसका रीज़न भी है कि इनिशियल पीरियड में, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों रिकमेंड किया जाता है, तो उसका रीज़न भी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ए इज़ करेक्ट, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। योर करेक्ट ऑप्शन इज 3। करेक्ट ऑप्शन इज 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आप लोग को आया है फ्रॉम एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की सीरीज अभी जस्ट चल रही है, हमने सारे एग्जाम्पल्स कर रखे हैं और एग्जाम्पल्स का एक सेपरेट वीडियो भी बनेगा। वी आर ऑन द लेक्चर नंबर 6 और 7, जहाँ पे टीरोफाइलम किसको बिलोंग करता है, दिस बिलोंग टू, सबसे पहले तो ऑस्ट्रिस्टिस को बिलोंग करता है, ऑस्ट्रिस्टिस जो कि हो जाते हैं आप लोग के बोनी फिशेस। ठीक है, बोनी फिशेस में टीरोफाइलम दैट वाज एंजल फिश। ठीक है, मिक्सिन जो होता है, ठीक है, मिक्सिन किसको बिलोंग करता है, प्रिस्टिस देख लो, सॉ फिश होता है, ये किसको बिलोंग करता है, कॉन्ड्रिस्टिस को बिलोंग करता है, दिस बिलोंग टू कॉन्ड्रिस्टिस।
एक्सोसीटस इज फ्लाइंग फिश, तो मिक्सिन हो जाता है हैग फिश। तो एक्सोसीटस जो है दैट इज फ्लाइंग फिश, और ये जो टीरोफाइलम और एक्सोसीटस होता है ये एक्वेरियम में मिले जाने वाले फिशेस होते हैं। ये आप लोग का इस पर एनसीईआरटी बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्सोसीटस भी किसका बिलोंग करता है, ऑस्ट्रिच को बिलोंग करता है। फाइन, तो यहाँ पर ए का क्या हो रहा है, ए का इट इज 3, बी का 1, सी और डी, सी में क्या आ रहा है 2, सॉफिश कॉन्ट्रिस्टिस को बिलोंग करता है। एक्सोसीटस डी का इज 4, सो 3 1 2 4, 3 1 2 4। Correct option is option number 4. Correct option is option number 4. Moving on to the next question. TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens stands for. इतना सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग ने अगर पूरा प्रोसेस पढ़ा होता इन बायोटेक्नोलॉजी 1, बायोटेक्नोलॉजी 2, इसके बारे में आप लोग के पास में माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में भी आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। TI प्लाज्मिड क्या है, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। ये किसके लिए होता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए होता है, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए TI प्लाज्मिड यूज किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड मिलता है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है दिस इज योर यूटरस, ठीक है। यहाँ से बनकर आता है कुछ इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और इसमें इस तरीके से जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या हेल्ड करते हैं अपने अंदर, ओवरीज हेल्ड करते हैं। व्हाट डू दे हेल्ड इन देम, ओवरीज। तो ये हो जाती है ओवरीज, ठीक है। इस तरीके से इनके अंदर क्या होती है, ओवरीज होती है। अब इसके अंदर ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज इनफंडिब्यूलम, दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज इनफंडिब्यूलम। फाइन, और फिर यहां पर आता है दिस इज एम्प्यूला, एम्प्यूलरी रीजन, और ये हो जाता है इस्थमस, ठीक है। ये जो है दिस इज फंडस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फंडस, दैट इज द डोम और वी कैन से द अपर रीजन, वी कैन से द अपर पोर्शन ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एज फंडस। तो फंडस ऑफ द यूटेरस, यहाँ पर लिखा भी वही है, ठीक है। एक हो जाता है इनफंडिब्यूलम, ये मैंने बता दिया, सबसे इनर वाला जो अंदर के साइड में ओवरी के साथ में नजदीक में प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट इज इनफंडिब्यूलम। फिर आता है एम्प्यूला जो बाहर साइड होता है, यूटेराइन के साथ में कॉन्टैक्ट में होता है, यूटेराइन कैविटी के साथ में कॉन्टैक्ट में होता है, वो होता है एम्प्यूला। और इस्थमस, इन दोनों के बीच वाला जो रीजन होता है, इनफंडिब्यूलम से एम्प्यूला के बीच वाला रीजन होता है, दैट इज इस्थमस। यूटेराइन फंडस, ऐसा भी नहीं लिखा है कि फंडस लिखा है, यहाँ पर यूटेराइन फंडस लिखा है, दैट मींस ये किसका पोर्शन है, यूटेरस का पोर्शन है। दिस वाज सो सिंपल कि दिस वाज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे बात की गई है अगेन फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम चैप्टर इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस में आप लोग के पास में मल्टीपल डिसऑर्डर्स के बारे में बात की गई थी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम दिस इज, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। फाइन, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी 21 कहते हैं। तो इसे 21 क्यों लगाया गया है, बिकॉज यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 पर क्या हो गया होता है, म्यूटेशन हो गया होता है। सो ए का इज 3, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप लोग को ये दिस इज अल्फा थैलेसीमिया एंड दिस इज बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया किसको बिलोंग करता है, दिस हैपेंस ऑन 16th क्रोमोसोम, ठीक है। 16th क्रोमोसोम पर ये होता है बेसिकली, यहाँ पर दिस इज FE, यहाँ पर 4 ग्लोबिन चेन्स लगे होते हैं, ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम हीमोग्लोबिन का। फाइन, हीमोग्लोबिन के इस पर्टिकुलर ये हो जाते हैं 2 अल्फा चेन्स, ठीक है, और 2 हो जाते हैं बीटा ग्लोबिन चेन्स। तो 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स होते हैं, 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स होते हैं, ठीक है। बीटा ग्लोबिन चेन्स कितने हैं, पेयर्स प्रेजेंट है, एक पेयर प्रेजेंट है, 2 ग्लोबिन चेन्स प्रेजेंट होते हैं, एक हो जाता है, एक पेयर हो जाता है अल्फा का, एक पेयर हो जाता है बीटा का। FE के साथ में ये जुड़े होते हैं, दैट इज आयरन, ठीक है। तो अब यहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेन का जो जीन्स होते हैं, बीटा ग्लोबिन चेन्स में अगर बीटा ग्लोबिन चेन्स के जीन्स में अगर म्यूटेशन होता है, और ये जीन्स कौन से नंबर पर प्रेजेंट होते हैं, ऑन 11th क्रोमोसोम ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से जीन्स होते हैं वो भी आप लोगों को बताया गया है, दैट इज HBB। यहाँ पर अगर म्यूटेशन होता है या फिर डिलीशन हो जाता है, विच इज अ पॉइंट म्यूटेशन, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, दैट विल कॉज बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया क्लियरली 11th क्रोमोसोम को बिलोंग करता है। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया में ये आप लोग के पास में 2 जीन्स प्रेजेंट है। फाइन, दिस इज ठीक है, क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। ये आप लोग का है 16th नंबर का क्रोमोसोम, ये दोनों कौन से है, 16th नंबर के जीन्स, 16th नंबर के क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर एक जीन होता है HBA1, ठीक है, वैसे यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट होता है HBA1, ठीक है, HBA1। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे के साइड में एक जीन होता है HBA2, और यहाँ पर होगा HBA2।
अब ये जो है ये जीन्स का अगर सही से ठीक है फंक्शन नहीं होता है देन व्हाट हैपेंस, अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। अब जितने कम जीन्स ये प्रोड्यूस करेगा, जितने जीन्स इसके अंदर म्यूटेशन से डिस्ट्रॉय होंगे, डिलीटेड होंगे, उतने कम अल्फा ग्लोबिन चेन्स ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जितने ज़्यादा इसके अंदर डिलीटेड होंगे, जैसे कि HbA1 अगर ये एक नहीं है तो थोड़े कम होंगे, जैसे HbA1 यहाँ का भी नहीं है तो अल्फा ग्लोबिन चेन्स बहुत कम होंगे, फिर यहाँ का HbA2 ये भी नहीं है तो और कम जो है अल्फा ग्लोबिन चेन्स बनेंगे और उतना सीवियर अल्फा थैलेसीमिया होगा। सो अल्फा थैलेसीमिया जो है 16th क्रोमोसोम पे म्यूटेशन होने की वजह से बनता है। वो कौन से जीन्स है ये भी आप लोग को एनसीईआरटी में दिए गए हैं। नन ऑफ दीज इन्फॉर्मेशंस आर एडिशनल, कुछ भी एडिशनल नहीं है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्लियरली एक्स क्रोमोसोम इनके पास में एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आता है A, B, C और D। ठीक है, फर्स्ट वॉज डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का हो जाता है थर्ड ट्राइसोमी 21 जिसे हम कहते हैं। इसके आप लोगों को सिम्टम्स भी बताए गए हैं, याद करने हैं। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया हैपेंस ऑन 16th क्रोमोसोम, इसका हो जाता है 4। बीटा थैलेसीमिया 11th क्रोमोसोम पर होता है फर्स्ट और इसका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, 3, 4 एंड 1 एंड 2, 3, 4, 1 एंड 2, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये किस में से आया था? इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में से। नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शन बी। अब यहाँ पर आप लोगों के पास में 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आप लोगों को 5 अटेम्प्ट करने होते, 5 छोड़ने होते हैं और 15 क्वेश्चंस मस्ट होते हैं। सो शुरुआत के जो 15 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे वही काउंट होगे और उसी के ऊपर आप लोग को मार्क्स मिलते हैं। सो फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स, क्लियरली आया है फ्रॉम एनिमल किंगडम। देखो कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को नॉन कॉर्डेट्स के कुछ आप लोग को क्राइटेरिया पता होने चाहिए थे और कॉर्डेट्स के क्राइटेरिया भी पता होने चाहिए थे, तो आप इसको क्या कर सकते थे, कैंसिलेशन टेक्निक से पूरी तरीके से आप इसको कैंसिल करके आंसर निकाल सकते थे। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, आप लोग को पूछा किसके लिए है, ये एक नॉन कॉर्डेट्स के लिए पूछा है। नॉन कॉर्डेट्स के लिए सही स्टेटमेंट कौन से हैं? नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके पास में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, ये पहली चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये तो करेक्ट है। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सली प्रेजेंट होता है। एक चीज याद रखो, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ह्यूमंस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सली प्रेजेंट होता है और हार्ट वेंट्रली प्रेजेंट होता है, फ्रंट साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इसका पूरी तरीके से उल्टा होगा इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। हार्ट डॉर्सली प्रेजेंट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रली प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल बताया गया है, दिस इज रॉन्ग। हार्ट इफ इस डॉर्सल इफ प्रेजेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मैंने बताया हार्ट इनका डॉर्सल सरफेस पर होता है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, पोस्ट एनल टेल इनके अंदर नहीं होती। सो यहाँ पे बात करते हैं बी, डी और ई। अब फेरिंग्स जो होता है परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, क्या हमारे पास में ये जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास में गिल स्लिट्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो इनके पास में गिल स्लिट्स नहीं होते, नॉट इन द केस ऑफ एम्ब्रियो, नॉट इन द केस ऑफ वेल डेवलप्ड अडल्ट नॉन कॉर्डेट नहीं होता इनके पास में, गिल स्लिट्स परफोरेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं। सो बी, डी और ई, योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था ये। अब ये आया है फ्रॉम इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से मैंने अब तक के देखा आई गेस 2 क्वेश्चन कुछ आए हैं, 2 क्वेश्चन आए। मीसोजोइक एरा, प्रोटीरोजोइक एरा। अब प्रोटीरोजोइक एरा के बारे में आप लोगों को पूरी एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जैसे कि SLE जो आप लोग को आया था, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथोमेटोसिस, ये जो था ये भी आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। ये इस डिजीज के बारे में, ल्यूपस के बारे में आप लोग कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है। लीशमैनियासिस के बारे में कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को अपने जो है कॉमन सेंस लगाने थे, वाइजली आपको आपका आंसर आप लोग को सिलेक्ट करना था। तो आपने क्या किया है इस क्वेश्चन में, देखो मीसोजोइक एरा, ठीक है, और प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक एरा जो होता है वो सबसे पहला आता है, ठीक है, सबसे शुरुआत का जो था दैट वाज प्रोटीरोजोइक एरा, दैट वाज प्रोटीरोजोइक एरा। उसके बाद में आया पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, ठीक है। नेक्स्ट आया मीसोजोइक एरा, ठीक है, और फिर आया है कैनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। अब हमें ये चीज पता है कि मैमल सबसे लास्ट में जो है इवॉल्व हुए, मैमल सबसे लास्ट में इवॉल्व हुए। तो यहाँ पर सीनोजोइक में मैमल्स आ जाते हैं, इस तरीके से आप लोग को याद रखना था, मैमल सबसे लास्ट में आ जाते हैं, ठीक है, मैमल सबसे लास्ट में। नेक्स्ट मीसोजोइक एरा में क्या आएगा, प्रोटीरोजोइक एरा में इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, वो भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होगा मैमल्स अगर लास्ट में इवॉल्व हुए हैं और इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो पहले आते हैं। सो आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं कि सीनोजोइक एरा और प्रोटीरोजोइक एरा, इसको अगर आप मैच करो सबसे पहले तो आंसर क्या निकल के आता है, मीसोजोइक एरा में दिस विल, सीनोजोइक एरा में मैमल्स हो गए और प्रोटीरोजोइक एरा में लोअर इनवर्टिब्रेट्स हो गए। तो बी का 1 एंड सी का 4, बी का 1 एंड सी का 4, यहाँ पर आप लोग का आंसर आ जाता है। ये आप लोग को इतना याद रखना था। अब बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स और फिश और एम्फीबियाज में अगर आप लोग को थोड़ा भी कंफ्यूजन होता तो इस आंसर को ढूंढने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती, अगर होता तो
तो भी नहीं आती, बिकॉज आप लोग का आंसर किससे निकल रहा है, बी और सी से ही निकल जा रहा है। इसके अलावा अगर आप ए देखो, मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा में क्या आएंगे, बर्ड्स और रेप्टाइल्स आएंगे, जिसके बाद में ठीक है क्या, ठीक है, इसके पहले जो है फिश और एम्फीबियंस जो है आए थे, ठीक है, फिश और एम्फीबियंस के बाद में बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो है इवॉल्व हुए। सो यू कैन सी हियर ए का 3 है, डी का 2 है, ठीक है। तो पैलियोजोइक एरा में क्या आ गए, फिश और एम्फीबियंस आ गए, फिश और एम्फीबियंस आ गए पैलियोजोइक एरा में, पैलियोजोइक एरा में फिश और एम्फीबियंस आ गए, और मीसोजोइक एरा में बर्ड्स और रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद में मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ। तो रेप्टाइल्स आ गए और बर्ड्स आ गए, ठीक है, और यहाँ पर एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस पहले आए, फिश पहले आए, उनके बाद में रेप्टाइल्स आए। सो इस तरीके से इसे जो है सॉल्व किया जाता था। ऑप्शन इज 2। Next, the cerebral hemispheres are connected by nerve tract known as corpus callosum. This comes from neural control and coordination. Neural system आप लोगों को जहाँ पर पूरा बताया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, all right, so this is the brain, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस इज हाइपोथैलेमस, और यहाँ से आता है मिड ब्रेन, यहाँ पर बनता है पॉन्स का रीजन, और फिर आता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, सेरिबेलम, ठीक है। दिस इज योर सेरिबेलम, जिसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। दिस इज सेरिबेलम, ये हो जाता है पॉन्स रीजन, दिस इज पॉन्स रीजन, ये हो गया मेड्यूला ऑब्लंगाटा, जो किससे कनेक्ट करता है विथ द स्पाइनल कॉर्ड, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। यहाँ पर आता है आप लोग का मिड ब्रेन, और वहाँ पर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, यहाँ के रीजन में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर आता है ये आप लोग का, दिस इज योर सेरिब्रम, विच इज द 4 ब्रेन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। दिस इज योर सेरिब्रम, और सेरिब्रम 2 हिस्से में होते हैं, एक दिस पार्ट एंड दैट दिस पार्ट, ठीक है। इनके बीच में जो रीजन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोजम, और ये किस चीज का होता है, एक पूरा नर्व ट्रैक्ट होता है जो कनेक्ट करता है द राइट सेरिब्रम विद द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉर्पस कैलोजम। दिस इज वेरी मच ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेड्यूला ऑब्लंगाटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन स्टेम में नहीं होता है, यहाँ पर मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिड ब्रेन जो है ये पूरा क्या बना रहा है, ब्रेन स्टेम बनाता है। तो ब्रेन स्टेम किससे बनता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा करेक्ट है, पॉन्स करेक्ट है, लेकिन सेरिब्रम डजंट मेक योर दिस ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किससे बना है, एक तो यहाँ पर मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक पॉन्स रीजन प्रेजेंट होता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा प्रेजेंट होता है। सो योर सेकंड ऑप्शन इज फॉल्स, क्योंकि सेरिब्रम इज नॉट, इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अगर आप देखो हाइंड ब्रेन जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, और अगर फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है, ठीक है, और जो हाइंड ब्रेन होता है उसके अंदर सेरिबेलम आता है, और मिड ब्रेन में आता है, ठीक है। मिड ब्रेन जो ब्रेन स्टेम है वो किससे कंसिस्ट करता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लंगाटा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर अभी स्पर्मेटोजेनेसिस, अगेन दिस इज फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको टेक्निकली सॉल्व किया जा सकता है। जीएनआरएच वो हार्मोन्स होते हैं दैट इज रिलीज बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स रिलीज करता है, दीज आर कॉल्ड एज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, जो कि कहाँ पर एक्ट करते हैं, ऑन दी सेक्स ऑर्गन्स ये एक्ट करते हैं। अब दो जो ये रिलीज करता है, एक होता है एलएच दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और एक होता है एफएसएच। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन में आईसीएसएच दिया हुआ है, ठीक है। आईसीएसएच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीएसएच आप लोग का हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं होता है, तो यहाँ पर तो आईसीएसएच की बात आती नहीं है। सो एफएसएच हो जाता है, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, इट कैन बी आइदर 1 और 3। अब यहाँ पर एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं जब एलएच कोई एक पर्टिकुलर चीज पर एक्ट करता है जो कि एंड्रोजेंस रिलीज करते हैं। या तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए था कि एलएच किस पर एक्ट करता है, या तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए था कि जो कौन सी चीज है जो एंड्रोजेंस रिलीज करती है। आई थिंक वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को याद ही होना चाहिए कि जो सर्टोली सेल्स, जो लेडिक सेल्स होते हैं वो एंड्रोजेंस रिलीज करवाते हैं, एंड एंड्रोजेंस आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट मटेरियल और द फ्लूइड मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म्स को ग्रो कराने के लिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स उनका डेवलपमेंट कराने के लिए जो मेन फैक्टर्स होते हैं, जो एंड्रोजेंस, जो हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है, दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग सपोर्टेड बाय द सपोर्टिंग सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स एज वेल। तो यहाँ पर लेडिक सेल्स सेकंड नंबर पर आना चाहिए। तो एफएसएच जो सर्टोली सेल्स पे अगर एक्ट करेगा, बी की जगह अगर आप लोग के पास में सर्टोली सेल्स आ जाते हैं तो दिस इज हाईली रॉन्ग आंसर, बहुत ही क्लियर कट रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज सर्टोली सेल्स आर दोज वी कैन से द बेबी
स्पर्म्स जो क्या कर रहे हैं बेसिकली आगे जाके मेच्योर स्पर्म्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर सर्टोली सेल्स आएगा, ठीक है। सर्टोली सेल्स हो गए, FSH किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पे करेगा, जो कि कुछ फैक्टर्स के थ्रू क्या बनाएगा आगे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस एक्म्प्लिश करेगा। तो योर D इज स्पर्मेटोजेनेसिस और B यहाँ पर हो जाता है लेडिक सेल्स। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। तो ये एंड्रोजन्स किसके थ्रू रिलीज होते हैं, पहला FSH हो जाएगा और सर्टोली सेल्स नहीं हो सकता बिकॉज सर्टोली सेल्स एंड्रोजन्स नहीं रिलीज करते हैं, सर्टोली सेल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन, लेडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स, स्पर्मियोजेनेसिस यहाँ पर होता है। फाइन, स्पर्मियोजेनेसिस आएगा, यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस आएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये आया है फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस से आया, ठीक है। अब पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3 अगर आप याद करो, एक होता है SNRNase और एक होता है tRNase और एक होते हैं स्मॉल न्यूक्लियर हो गया, ठीक है, स्मॉल srRNase, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप याद करो तो ये हो जाता है srRNA। srRNA इज बेसिकली सेल्फ रेप्लिकेटिंग RNA, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग RNA, सेल्फ रेप्लिकेटिंग RNAs और SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNAs, ठीक है। तो यहाँ पे RNA पॉलीमरेज 3 के बारे में बात की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 2 जो है दैट, ठीक है, फॉर्म्स व्हाट HNRNase, जो कि क्या है इसके बारे में बताया गया कि HNRNA इज द प्रीकर्सर ऑफ mRNA, ठीक है, HNRNA इज द प्रीकर्सर ऑफ mRNA। अब यहाँ पर HNRNA हो जाता है। दूसरा RNA पॉलीमरेज 1, तो अब हमने बात कर लिया अबाउट RNA पॉलीमरेज 2। RNA पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है, HNRNase बनाता है। RNA पॉलीमरेज 3 क्या बना रहा था, tRNA, srRNA और SNRNA, ठीक है। इन सबका मैंने फुल फॉर्म आप लोग को बता दिया। अब RNA पॉलीमरेज 1 जो है ये rRNA बनाएगा, याद रहेगा, ठीक है। ये तीनों थे, यहाँ पर आप लोग को वही जो है फॉरमोस्ट आप लोग को जॉइन, ठीक है, मैच करना था। RNA पॉलीमरेज 3 किसके लिए हो जाता है, SNRNA और tRNA, तो A का सिंपली क्या हो जाता है 4, ठीक है। किसके बारे में पूछा था, RNA पॉलीमरेज 3, तो A का 4 अगर आप लोग को आता तो यहाँ से आंसर आ जाता। द आंसर इज 2। बाकी के देख लेते, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर, ठीक है। टर्मिनेशन किसकी वजह से होता है, विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर, और इस तरीके से जो होता है दैट इज सिग्मा फैक्टर, ठीक है। दिस इज योर सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, दिस सिग्मा फैक्टर ये होता है इनिशिएशन फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन फैक्टर। ये इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, और जो लास्ट में विद द हेल्प ऑफ विच फैक्टर टर्मिनेशन होता है, दैट इज योर रो फैक्टर, ठीक है। तो ये अगर आप लोग को पता रहता है दिस इज रो, लेकिन इससे ये पर्टिकुलर जो है सिंबल होता है दैट हेल्प्स इन टर्मिनेशन, लेकिन इसे क्या कहते हैं, रो फैक्टर कहते हैं। दिस इज नॉट सिग्मा, तो आप लोग को नाम भी पता होना चाहिए था। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, स्प्लाइसिंग्स क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारे पास में स्ट्रैंड है उसके अंदर से अननेसेसरी जो एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है, तो दैट takes place because of SNRNPs, ठीक है। तो ये RNPs क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। इसको हम स्नर्व्स भी कहते हैं, स्नर्व्स भी कहते हैं। ये आप लोग को NCERT में नहीं दिया है। तो मैच द कॉलम इसी टाइप के आप लोग को आए थे, जो आप लोग को ऑप्शंस दिए गए थे बाकी के क्वेश्चंस में, वो आप लोग को नहीं पूछे थे, वो आप लोग को गिवन नहीं थे इन NCERT, लेकिन आप लोग का फिर भी आंसर निकल सकता था। एक भी ऐसे नहीं मैच द कॉलम इसके अंदर अब तक क्या है जो पूरी तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स आ गए, पूरी तरीके से आउट ऑफ NCERT आ गए, तो वो आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप लोग को कुछ आंसर्स दिए थे, वो अगर आप लोग को आते, वो कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग को आते NCERT में जो गिवन थे, तो फिर क्या होगा, आप लोग का आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन इसमें जो है आंसर करेक्ट बिल्कुल आ रहा है, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स इज बिकॉज ऑफ SNRNPs, ठीक है। टाटा बॉक्स प्रमोटर क्या हो जाता है इसका आंसर क्लियरली, A का 4, B का क्या बन रहा है 3, C का आ जाएगा 1 और D का आ जाएगा 2। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब ये आया एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्रोमेगाली। अब देखो कुशिंग सिंड्रोम भी आप लोग को आउट ऑफ NCERT आया है, ये आप लोग को बिल्कुल भी गिवन नहीं है इन योर NCERT, तो इसको फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर किसकी वजह से होता है, ये है, और दूसरा एक्रोमेगाली है। सो क्रेटिनिज्म जो होता है, ये क्रेटिनिज्म देखा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फाइन, ये कब देखा जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्रेटिनिज्म सबसे पहले क्या है, ये किस में होता है, प्रेगनेंसी के द्वारा होता है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये देखा जाता है। और यहाँ पर बेसिकली दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। किसकी वजह से होगा, ये हाइपोसिक्रीशन की वजह से होगा, मतलब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन सही से नहीं हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, और इसका जो है इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो इन्फेंट होता है उसमें स्टंटेड ग्रोथ देखी जाती है,
दिस इज क्रेटिनिज्म, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, दैट इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। किसका हो गया ये, हाइपोसिक्रीशन। अब नेक्स्ट आप लोग को ऑप्शन दिया तो डी का 2 हो जाता है, ठीक है, डी का 2 हो जाएगा। दूसरा आप लोग को दिया हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स। अगर आप लोग को दो चीजों में कंफ्यूजन हो रहा था, एक्रोमेगैली और गॉइटर में, तो गॉइटर आप लोग इस तरीके से याद, ठीक है, प्रोट्रूजन अगर हो रहा है आईबॉल्स का तो वहां पर क्या आ जाएगा, गॉइटर। ये तो सिंपल और मेन यूनिक वी कैन से सिम्टम है दैट इज सीन इन गॉइटर। क्या हो जाते हैं आप लोग को, क्या क्या इसके आप लोग को सिम्टम्स दिए गए हैं, सिम्टम्स मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। कौन से हैं, 4 सिम्टम्स है। सबसे पहले तो प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स कह सकते हो, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स हो जाता है। दूसरा हो जाता है बीएमआर इंक्रीज हो जाना, ठीक है, बीएमआर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा एनलार्जमेंट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और क्या हो जाता है, वेट लॉस आप लोग को दिया है। ये 4 पॉइंट्स आप लोग को दिए हैं प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, ये 4 पॉइंट्स आप लोग को दिए हैं और ये चारों पॉइंट्स आप लोग को याद रखने थे। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स बार बार रिपीट किया जाता है ड्यूरिंग लेक्चर्स कि प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, गॉइटर में देखा जाता है। आंखों के जो सॉकेट्स में से आईबॉल्स होते हैं वो बाहर की तरफ प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं। सो दैट इज अ यूनिक सिम्टम ऑफ दिस। तो ये एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर का ए का 3 हो जाता है, ए का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ए का 3 हो गया। एक्रोमेगैली इज बिकॉज ऑफ, एक्रोमेगैली में क्या होता है, एक्रोमेगैली जो है दिस इज सीन इन अडल्ट। एक्रोमेगैली किसमें देखा जाता है, अडल्ट पीपल में देखा जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ, वी कैन से हाइपर सिक्रीशन हो रहा है। किसका, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है। किसका, ग्रोथ हार्मोन का, ऑफ जीएच। जीएच को हम क्या कहते हैं, एसटीएच भी कहते हैं, दैट इज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो इसका क्या हो गया है, हाइपर सिक्रीशन हो गया है, जिसकी वजह से एडल्ट में क्या दिखाई देता है, एक्रोमेगैली। और अगर चाइल्डहुड होगा, ठीक है, चाइल्ड होगा तो चाइल्ड में क्या दिखाई देता है, जाइजेंटिज्म दिखाई देता है, जाइजेंटिज्म दिखाई देता है इरेग्युलरली, ठीक है। कैसा है ये, अननेसेसरी जो है इनका हेड बड़ा होता है, बॉडी एकदम लार्ज साइज की हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज जाइजेंटिज्म, ठीक है। तो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हो गया, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे क्रेटिनिज्म हार्मोन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो एक्रोमेगैली इज ड्यू टू, बी का 4 हो जाता है, बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कुशिंग सिंड्रोम आप लोग को एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी आप लोग ये सॉल्व कर सकते थे। किस बेसिस पे करते थे, कुशिंग सिंड्रोम जो है दैट कम्स ड्यू टू दिस, ठीक है। क्या हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम में, देखो मैं आप लोग को पॉइंट्स बता देती हूँ। कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि अभी आ चुका है इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है क्या होता है इसमें। दिस इज बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ कॉर्टिसोल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज़्यादा टाइम तक के हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल क्या हो गया है, बढ़ता ही जा रहा है। कॉर्टिसोल का लेवल जो है कम हो ही नहीं रहा। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, वो अगर कम नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट हो रहा है, तो एक्यूमुलेशन हो गया कॉर्टिसोल का। ये क्या इसके कॉज हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेस है। इसके अंदर से एक कॉज आप लोग को पता रखना है, ऐसे मेडिकेशंस ले रहे हो, मेडिकेशंस ऐसे आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, कॉर्टिसोल ज़्यादा हो। जिसके अंदर एक एग्जाम्पल आ जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर इनका जो है कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ऐसी मेडिसिन का, ऐसे मेडिकेशंस का जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा अपने अंदर रखते हैं, तो उनके कंजम्पशन की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता जाता है। अब इसके अंदर जो है आप लोगों को क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। कुशिंग सिंड्रोम अगर आप देखो तो ये होता है, दिस इज द मैन, ये इसका क्या है, बेसिकली शोल्डर है, ठीक है, ये इसका शोल्डर है। साइड वे से अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, साइड वे से अगर हम देख रहे हैं, इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा, शोल्डर आ जाएगा। तो ये दो शोल्डर के बीच में एक हम्प लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, दो शोल्डर के बीच में एक हम्प लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ईयर हम्प लाइक स्ट्रक्चर, प्रोट्रूजन बाहर की तरफ होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कुशिंग सिंड्रोम। वो उसका क्लियर कट सिम्टम होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है, वो कुशिंग सिंड्रोम में होता है। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेस सिक्रीशन ऑफ, ठीक है, कॉर्टिसोल। मून फेस ये इसका क्या है, मून फेस मतलब एक तरीके से ये सिम्टम है जो दिखाई देता है। और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे मैंने कहा, तो ग्लूको इज बेसिकली रिलेटेड टू शुगर लेवल, ठीक है, तो शुगर लेवल उनका बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसको हम एक और एक नाम से जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और एक नाम से हम इसे जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ इसे कहा जाता है क्योंकि क्या बढ़ गया है, शुगर लेवल बढ़ गया है, टाइप 2 डायबिटीज़। दिस इज योर कुशिंग सिंड्रोम, नॉर्मली कॉल्ड एज टाइप 2 डायबिटीज, याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ जाता है ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 हो गया, दोनों में आ रहा है। सी का 1 है, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 2, करेक्ट ऑप्शन इज 2, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है। अब यूनिसेल्युलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम,
फिर आता है कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से आया है, ठीक है। नोबडी कैन से कि आप लोग को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी बातें अगर न्यू एनसीईआरटी में नहीं दी है तो भी यहाँ से आएगा, बिकॉज ये एकदम ज़्यादा बेसिक है जो आप लोग को पता होना ही चाहिए। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से आया है और एपिथेलियम पर क्वेश्चन आए हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यूज में क्वेश्चन आए हैं। एक तो आप लोग को कार्डियक वाला हो जाता है जो आप लोग को सारे मसल्स को ज्वाइन करना था, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, तो ये सब हो जाता है। तो ये आप लोग को उसी तरीके से दिया है। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कौन सा होता है? दीज आर गॉबलेट सेल्स। कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं और गॉबलेट सेल्स अपना म्यूकस रिलीज करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम कौन सा हो जाएगा वो बताना है। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, देखो मल्टीसेलुलर सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, बहुत सारे सेल्स के मिलने से वो क्या बनता है, पूरा एक, ठीक है, ये बनता है। दैट इज योर वन ग्लैंड, वन सलाइवरी ग्लैंड बहुत सारे सेल्स से बना है। और जो ग्लोबुलेट सेल्स का होता है वो उसके अंदर एक ही सेल होते हैं और बाहर की तरफ ओपनिंग होती है, तो दिस इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्लोबुलेट सेल्स ऑफ दिस। और ये हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स का। अब पेनक्रियास जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड है, बिल्कुल एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये क्या रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है और ग्लूकागॉन रिलीज करता है। और क्या रिलीज करेगा? एंड ग्लूकागॉन। तो ये इसके सिक्रीशंस है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। फाइन। इसके अलावा इसके कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, ये तीनों तो हो गए। एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या हो जाएगा? पेनक्रियास। कंपाउंड एपिथेलियम क्या क्या बताया है? मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में कंपाउंड एपिथेलियम मिलता है। जो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन होता है वहां पर कंपाउंड एपिथेलियम मिलता है। तो ये सारे आप लोग को एग्जांपल्स दिए हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो मॉइस्ट सरफेस हमारे बकल कैविटी, बकल इज बेसिकली ओरल कैविटी, माउथ का जो कैविटी है पूरा उसे हम ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी कहते हैं। उसका जो पूरा मॉइस्ट सरफेस है वो किससे बना होता है? कंपाउंड एपिथेलियम। हमारी स्किन का जो ऊपर का लेयर होता है, अंदर का जो मेन लेयर होता है वो किससे बना होता है? कंपाउंड एपिथेलियम से। सो यहाँ पे इसके आंसर आ जाते हैं। ए का हो जाएगा 3, इसी से आंसर आ गया आप लोग को, ठीक है। सारे ही ऑप्शंस आप लोग के लिए एकदम इजी दिए गए थे। योर करेक्ट आंसर इज बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 है, ठीक है, और डी का 2 है। किसी को जिसको जो कुछ भी नहीं आता उसको अगर ये पता होता कि पेनक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है तो भी आप लोग का आंसर आ जाता। सी का 1 होता, ठीक है, डी का 2 होता। तो आप लोग को ए और बी में से मेनली पता रखना जरूरी था। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। 2 स्टेटमेंट आप लोग को दिया, आप लोग को बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। असर्शन रीजन जैसा नहीं है ये, आप लोग को ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइन। सो बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग, तो बोन मैरो में होता है ना, एक व्हाइट बोन मैरो होती है और एक रेड बोन मैरो होती है, जिसके अंदर सारे लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। बिल्कुल करेक्ट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन आई है, बिल्कुल करेक्ट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन आई है कि बोन मैरो में जो है all is the main lymphoid where all blood cells including lymphocytes are produced. Both bone marrow and thymus provide micro environments for the development and maturation of T lymphocytes. तो thymus भी provide करता है। thymus क्या होता है? that is a small lobed organ होता है। ये आप लोग को NCERT में दिया है, lobed organ है, लोब्ड ऑर्गन है। कहाँ ये जो होता है? ये हार्ट के पास में प्रेजेंट होता है, हार्ट से लग के लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली ये इसके बारे में क्या बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ बर्थ ये कैसा होता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ ये साइज में बड़ा होता है, ठीक है, साइज इसकी ज़्यादा होती है। और फिर उसके बाद में विथ टाइम इसका साइज डिक्रीज होने लग जाता है। तो विथ टाइम साइज डिक्रीज होने लग जाता है, विथ टाइम साइज इसका डिक्रीज हो जाता है। दिस इज योर थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो ये थाइमस हो जाता है। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। डन? यस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है द स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। अब ये आया है, दिस इज फ्रॉम कॉकरोच, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग को दिया है। द स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, किस में करते हैं? स्टोर करते हैं, दैट इज इन योर क्रॉप, ठीक है। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ 4 गट एंड मिड गट गैस्ट्रिक सी के होते हैं। और रिंग ऑफ 100 to 150 दिस येलो कलर 3 फिलामेंट्स एट जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है गैस्ट्रिक सी के, जहां पर 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं एट द जंक्शन ऑफ 4 गट और मिड गट के जो जंक्शन पर क्या होते हैं? गैस्ट्रिक सी के होते हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए था। और जो माल्फिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं बेसिकली उसके अंदर 100 to 150 येलो कलर के 3 फिलामेंट्स होते हैं। आप लोग को कलर के साथ में इसको याद रखना था। 100 to 150 माल्फिजन, जो ज्यादा नंबर में होते हैं माल्फिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं। और गैस्ट्रिक सी के कहाँ पर होते हैं? शुरुआत में गैस्ट्रिक सी के होते हैं, उसके बाद में माल्फिजन ट्यूब्यूल्स आते हैं। तो ये कहाँ पर आ रहे हैं? 4 गट और मिड गट के पास में आ रहे हैं, जंक्शन पर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है
मार्फिजन ट्यूब्यूल्स मिड गट और हाइंड गट के पास में आ रहे हैं. स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड दैट इज क्लियरली गिजार्ड. ठीक है, आप लोगों को गिजार्ड के बारे में एक और जगह दिया गया है और एव्स में भी क्या बताया गया है, गिजार्ड बताया गया और क्रॉप बताया गया है. क्रॉप क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और उसको मॉइस्चर करता है. गिजार्ड क्या करता है, बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ग्राइंडिंग का काम करता है, स्मॉल पार्टिकल्स बनाता है. तो ये इसका क्लियर कट आंसर हो जाता है. लेकिन आप लोग के पास में कंफ्यूजन नहीं होना था, आपको कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था बिकॉज बी का 2 आ रहा है और सी का 3 आ रहा है. तो क्लियर कट आप लोग के सीधे सीधे आंसर्स थे. अगर आप कंफ्यूज होते तो आप रॉन्ग करके आ जाते. बी का 2 है, सी का 3 है. बी का 2 और सी का 3 दो जगह दिया गया है. ए का हमारा 4 आ रहा है क्योंकि स्टोर करने का काम कौन करता है, क्रॉप करता है. ठीक है, और गिजार्ड क्या करता है, डी का 1 आ रहा है, डी का 1 आ रहा है, ए का 4 आ रहा है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. Correct option is option number 3. Moving on to the next question. 195. Choose the correct statement given below regarding juxtamedullary nephron. अब juxtamedullary nephron जो होते हैं इनके बारे में बताया है. तो हमारे पास में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स कहाँ मिलते हैं, किडनी में मिलते हैं. ये 2 तरीके के होते हैं. ठीक है, एक तो हो जाते हैं juxtamedullary nephron, juxtamedullary nephron जो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा है, और एक हो जाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. एक हो जाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं. क्वांटिटी इनकी ज़्यादा होती है, 85% के लगभग ये होते हैं. 15% के लगभग हमारे पूरे किडनी में juxtamedullary नेफ्रॉन्स होते हैं. ये juxtamedullary नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये मेड्यूला के अंदर तक जाते हैं और इनका लूप ऑफ हेनली बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. वेरेस जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनका लूप ऑफ हेनली बहुत छोटा सा होता है, वो कॉर्टिकल रीजन में एंटर करते ही नहीं है. तो ये हो जाता है. तो आप लोग को ऑप्शंस क्या दिए, लूप ऑफ हेनली ऑफ juxtamedullary nephron runs deep into medulla. तो दे runs deep into medulla, ये तो करेक्ट है. juxtamedullary nephrons outnumber the cortical nephrons. outnumber का मतलब होता है नंबर्स में इन क्वांटिटी इनकी ज्यादा होती है, क्वांटिटी इनकी ज्यादा होती है. तो क्या ये करेक्ट है, क्या बिल्कुल भी नहीं. अभी मैंने आप लोग को बताया juxtamedullary सिर्फ 15% है. इन दी एंटायर किडनी जो juxtamedullary होते हैं वो सिर्फ 15% होते हैं और जो बाकी के होते हैं दैट इज कॉर्टिकल वो ज्यादा होते हैं. तो आउट नंबर का मतलब ये जो है इससे आउट नंबर होता है. दैट मीन्स ये दूसरे ए अगर आउट नंबर कर रहा है बी को तो बी से ज्यादा प्रेजेंट है ऐसा होगा. तो juxtamedullary ज्यादा नहीं होते हैं, कॉर्टिकल ज्यादा होते हैं. juxtamedullary nephrons आर लोकेटेड इन कॉलम्स ऑफ बर्टीनी. अब देखो कॉलम्स ऑफ बर्टीनी में juxtamedullary लोकेट नहीं, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग है. क्या लिखा है, रीनल कॉर्पस्कल ऑफ juxtamedullary nephron लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेड्यूला. देखो रीनल मतलब किडनी के मेड्यूला के बाहर आउटर पोर्शन में जो है रीनल कॉर्पस्कल प्रेजेंट होता है. ऐसा होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं. रीनल कॉर्पस्कल बेसिकली क्या है, दिस इज योर ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस के साथ में जो पूरा मिला के बनता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्लोमेरुलस के साथ में मिलके जो बनता है दैट इज योर रीनल कॉर्पस्कल. तो ये पूरा क्या होता है, बेसिकली रीनल मेड्यूला के बाहर नहीं प्रेजेंट होता है, मेड्यूला के अंदर ही प्रेजेंट होता है. इट डज नॉट लाई इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेड्यूला. ये भी रॉन्ग हो जाता है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये करेक्ट है 1. नेक्स्ट, ठीक है, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, टीपी गैप हमको फॉल इसको जो है ये करना है. ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये एक वेव आती है, ये नीचे की तरफ इस तरीके से जाते हैं. ठीक है, ये हो जाता है पी, दिस इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये हो जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये हो जाता है टी वेव. ठीक है, ये टी वेव है, ये पी वेव है. फाइन, ये टी वेव हो गया, ये पी वेव हो गया. अब यहाँ पर आप लोग को बताया है जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, दिस इज योर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का जो है ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है, ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर होते हैं. फाइन, तो ये क्या है, दिस इज योर बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन होने की वजह से ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और वेंट्रिकल्स ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा प्रेशर में ब्लड को पंप करते हैं. फाइन, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेशर में करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है. तो दैट क्रिएट्स अ ग्रेटर वेव, ग्रेटर साइज का वेव उसमें क्रिएट होता है. दैट इज योर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. तो ये किसकी वजह से हो रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. पी वेव कब होता है, जब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है. तो पहले पी वेव दिखाई दे रही है, पहले एट्रिया डीपोलराइज होंगे, उसके बाद में वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होंगे, फिर टी वेव क्यों आता है और टीपी गैप क्या है. मतलब यहाँ पर से एक और एक जो है आप लोग का क्या स्टार्ट होगा, पी वेव स्टार्ट होगा इस तरीके से, और यहाँ पर ये वापस से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बनेगा. तो ये जो बन रहा है ये पी वेव है, ये टी वेव है, इनके बीच में जो गैप बन रहा है इसे हमने कह दिया है टीपी गैप. ठीक है, अगर आप लोगों को कंसेप्ट्स क्लियर होते ऐसे चैप्टर्स के तो आप इसको थोड़ा सा लगा पाते. ठीक है, ये तो बहुत इजी था कि टीपी गैप क्या होता है, आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाता था. ठीक है, बिल्कुल भी इसके अंदर वो नहीं था. अब यहाँ पे टीपी गैप जब होता है तभी जो हार्ट होता है वो इलेक्ट्रिकली साइलेंट होता है, क्योंकि एक पूरा क्या हो गया, कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया. तो वापस से हार्ट कैसा हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली साइलेंट हो जाएगा, कोई इंपल्स नहीं फॉलो करता है बहुत ही मिली सेकेंड के लिए. और फिर क्या होता है, वापस से हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं और वो क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन करेगा. तो हार्ट के मसल्स इलेक्ट्रिकली साइलेंट होते हैं इन टी पी गैप. टी वेव के बाद में पी वेव आने तक के बीच में हार्ट इलेक्ट्रिकली साइलेंट होता है. उसके बाद में पी वेव से डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया
होता है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। टी वेव क्या है? दैट इज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स अपने नॉर्मल स्टेट में वापस से आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो पूरी तरीके से जो है वो क्या कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, डीपोलराइज हो गए, लेकिन वापस से नीड टू कम बैक टू नॉर्मल स्टेट, जहां पर क्या होगा, एट्रिया में से ब्लड एंटर करेगा इन वेंट्रिकल्स, वो टाइम पर ब्लड एंटर करता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ रीपोलराइजेशन। तो टी वेव किसकी वजह से होता है? रीपोलराइजेशन, वापस से नॉर्मल स्टेट आने के लिए टी वेव बनाया जाता है। पी वेव ए का 3 हो रहा है, ए की ऑप्शन है, बी का 2 हो रहा है, बी का 2 है, सी का 4 है और डी का 1 है। योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ एज पर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव। जो फादर है वो कैसा है? बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, और जो मदर है वो कैसी है? ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। तो अपने का जो यहाँ से चाइल्ड निकल के आ रहा है वो चाइल्ड कैसा है? ओ पॉजिटिव है, ठीक है। तो देयर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप, देखो अगर बी पॉजिटिव है तो क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं? बी पॉजिटिव बनाने के लिए क्या जीनोटाइप्स हो सकते हैं? या तो वो IB होगा, ठीक है, या तो फिर IB होगा। इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे, एज पर योर NCERT इसी तरीके से इसे डिनोट किया जाएगा। या तो I होगा, I इज योर O को O लाने के लिए, जो कि कैसा है? रेसेसिव जीन होता है। जो स्मॉल I होता है वो कैसा होता है? रेसेसिव जीन का होता है। तो ये I जो है दैट इज बेसिकली O पॉजिटिव डिफाइन कर O को डिफाइन करता है, O ब्लड ग्रुप को डिफाइन करता है। जो IB होता है वो B को डिफाइन करता है। और अगर IA होता है, जैसे कि यहाँ पे मदर A पॉजिटिव है, तो या तो ये IA होगी, ठीक है, या तो ये क्या होगी? I और IA होगी। तो यहाँ पे हम B नहीं लगा सकते, IA, देखो 3 चीज़ें होती है, या तो I होता है, या तो IA होता है, या तो IB होता है। ये 3 जीन्स होते हैं फॉर ब्लड ग्रुपिंग। ये दोनों डोमिनेंट है, ये दोनों जो है डोमिनेंट नेचर के हैं, तो ये जिसमें भी प्रेजेंट होंगे दोनों ही दिखाई देंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। दोनों ही अपने अपने पोर्शन को शो करेंगे, ठीक है, जीनोटाइप भी शो करेंगे और उनका फिनोटाइप भी AB पॉजिटिव दिखाई देगा। तो अगर IA और IB दोनों प्रेजेंट होंगे तो AB पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इन लोग सिर्फ A पॉजिटिव है, दैट मीन्स इन लोग के दोनों जीन्स या तो IA है, या तो फिर स्मॉल I और IA है, ठीक है। दूसरा B पॉजिटिव में ये दो इसके क्या हो जाते हैं? ऑप्शंस हो जाते हैं, फाइन। तो ये दो इसके ऑप्शंस। अगर हमें चाइल्ड जो है O पॉजिटिव चाहिए, O पॉजिटिव इज बिकॉज ऑफ रेसेसिव जीन्स आ जाते हैं, रेसेसिव जीन्स आ जाते हैं। क्यों होता है ये? दैट इज बिकॉज ऑफ रेसेसिव जीन्स अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो ही O पॉजिटिव होगा। ये इसका वन एंड ओनली कंडीशन है, यहाँ पर और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता। तो ये कब होगा? जब दोनों की तरफ से इन्हें I वाला जीन मिला होगा। दोनों की तरफ से इन्हें कौन सा जीन मिला होगा? I वाला। चाइल्ड को जो है मदर और फादर दोनों से I जीन, स्मॉल I जीन, रेसेसिव I जीन मिला होगा। सो क्या हो जाएगा? चाइल्ड O पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप लोग को क्वेश्चन पूछा है, फादर B पॉजिटिव है, मदर A पॉजिटिव है, चाइल्ड O पॉजिटिव है, दैट रिस्पेक्टिव जीनोटाइप, ठीक है। आपको पहले बताना है फादर का क्या होगा, फिर बताना है मदर का क्या होगा, और चाइल्ड का O पॉजिटिव कब होगा। चाइल्ड का O पॉजिटिव तभी होगा जब I और I स्मॉल I होंगे। तो ये दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों डोमिनेंट है, अगर ये दोनों डोमिनेंट वाले प्रेजेंट हो गए तो स्मॉल I रेसेसिव I कैसे आएगा? नहीं आ सकता, फाइन। तो ये क्या हो जाएगा? या तो ये दोनों का इस तरीके से जो है क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन बनेगा, IBI और IAI। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज 1, ठीक है। आंसर आप लोगों का क्या हो जाता है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। देखो करेक्ट ऑप्शन, देखो ऐसी गलती नहीं करना अपने पेपर में। क्या करना है आपको? सिंपल स्मॉल जो आप लोग को ऊपर के ऑप्शंस दिए हैं उसके अलावा आप लोग को एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी देखने हैं। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन, फाइन। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, गॉस नहीं, ठीक है, थर्ड लास्ट है ये। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। यहाँ पर आप लोग को स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पर हमारा ध्यान नहीं गया, डिफरेंट रिसोर्सेज लिखा है, ठीक है। आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे तो जो इंफीरियर वाला है, जो या फिर ताकत में कमज़ोर है, या तो फिर नॉट प्रिडेशियस ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा? प्रिडेशियस ज़्यादा नहीं है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, इसको ले ले भाई। इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड
ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, यार ये तो एकदम क्लियर कट रॉन्ग हो जाता है, डिफरेंट रिसोर्सेज हो ही नहीं सकता ना, मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज की अगर आप बात करो रॉन्ग हो जाता है। देखो अगर रिसोर्सेज डिफरेंट हो गए तो कॉम्पिटिशन बनता ही नहीं ना, अगर एक जन को घास खाना और दूसरा जो है प्रेडेटर है और वो दूसरे प्रेज बनाता है, ठीक है, एनिमल्स की फ्लैश खाता है, तो ये दोनों में तो कॉम्पिटिशन का सवाल ही नहीं उठता, वो अपना खा रहा है वो अपना खा रहा है। जो एक ही रिसोर्सेज के लिए, या फिर इन केस ऑफ, ये तो हो गया फॉर फीडिंग, इन केस ऑफ हैबिटेट भी हो सकता है, दोनों ही ग्रासलैंड्स के, लेकिन दोनों नहीं रह सकते बिकॉज ग्रासलैंड्स का एरिया कम है, या तो फिर दे बोथ आर प्रेडेशियस, तो काइंड ऑफ दीज थिंग्स इसमें क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज डिफरेंट रिसोर्सेज में ये कंपटीशन देखा ही नहीं जाता है। कंपटीशन कब होता है, जब कोई ना कोई एक इनका दोनों का कोई एक एम है और इस एम के लिए लड़ाई हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, तो दैट कॉजेज व्हाट, दैट कॉजेज कंपटीशन, और वहां पे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लगता है। तो कॉम्पिटिटिव बोल रहा है, नाम ही बोल रहा है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव है, तो कॉम्पिटिशन की वजह से एक जन एक्सक्लूड हो जाता है, एक जन निकल जाता है और इंफीरियर वाला ही होता है वो, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है, दिस इज फॉल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, रिसोर्सेज अगर लिमिटिंग होंगे तो ही ये चीज़ है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में, या फिर वी कैन से इनन्यूमरेबल, इनडेफिनेट, इनफाइनाइट इनके पास में क्या है, रिसोर्सेज है, तो ये कंपटीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर है तो वो दूसरी जगह जा सकता है, हैबिटेट के लिए हो रहा है, हैबिटेट उनके पास में इनफाइनाइट हैबिटेट्स प्रेजेंट है, वही सेम हैबिटेट प्रेजेंट है, ग्रासलैंड्स इनके पास में बहुत सारी है, तो नेचर में अगर ये सारे कंपटीशन, ये सारे रिसोर्सेज इनफाइनाइट हो जाएंगे तो ये कंपटीशन कभी नहीं हो सकता। सो ये कब होता है, रिसोर्सेज जब लिमिटिंग होते हैं तब होता है। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। Moving on to the next one, regarding catalytic cycle of an enzyme action, select the correct sequential steps। अब हमें जो है सीक्वेंस लगाना है, ये एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइम और कैटालिटिक साइकिल मतलब कैटालिसिस किस फॉर्म में होता है, कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है हमें बताना है, सबसे पहले हमें देखा जाता है सबस्ट्रेट जो है वो बाइंडिंग करेगा विद एक्टिव साइट। ठीक है, सपोज करते हैं ये है आप लोग का एंजाइम, ठीक है, तो हमारा जो सबस्ट्रेट होगा कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से उसका फॉर्मेशन होना चाहिए, वो यहाँ पर जाके लगेगा और ये हो गया क्या, बाइंडिंग साइट से जाके जुड़ गया, क्या हो गया, ये बाइंडिंग साइट से जाके जुड़ गया। तो सबसे पहले ये देखा जाता है। दूसरा देखा जाता है फ्री एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा ये देखा जाता है। फिर तीसरा केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन, तो दूसरा क्या देखा जाता है, दिस इज सेकंड। पहला देखा गया सबस्ट्रेट एक्टिव बाइंडिंग साइट, ये पहला, दूसरा ये देखा जाता है, ठीक है, तीसरा क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन। फिर हो जाता है फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर एंजाइम, ये तो 5th नंबर पर आ जाएगा। 4th नंबर पे क्या हो गया, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे बाइंड किया और कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस, बॉन्ड्स के चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बॉन्ड्स टूट रहे हैं, कुछ बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वो बॉन्ड्स के अंदर क्या हो गए, मॉडिफिकेशंस आएंगे और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो 4th क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। तो क्या सीक्वेंस बन रहा है, ई के बाद में आ रहा है ए, फिर आता है केमिकल बॉन्ड्स टूट रहे हैं EAD, और क्या आ जाएगा 4 इज व्हाट, C और B, इस तरीके से आ जाएगा EAD और C और B। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब ये देखो, ये काइंड ऑफ डिफिकल्ट इसे कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। कंट्रोवर्शियल इसे कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें जो है सॉल्व करते टाइम 2 आंसर्स मिल रहे हैं। एक जो एनसीईआरटी के नजरिए से देखें, आप लोगों को जो कंपैरिजन दिया है उस बेसिस पर अगर हम देखें तो ठीक है। अभी हम पहले सॉल्व करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं क्या? हाँ, ये दोनों ही होते हैं जो कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, क्रिस्टेज होते हैं। और क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन, इनर और आउटर मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा होता है, थालाकोइड्स बने होते हैं। ये हो गया, तो ये हो जाता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर आता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर डबल मेम्ब्रेन और ये भी हो गया डबल मेम्ब्रेन। योर फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है। अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में अगर इनसे कंपेयर करें तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में ही कंपेयर करें जो आप लोगों को दिया है इन योर एनसीईआरटी,
नहीं एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं, बेसिकली आपको जो है क्लोरोप्लास्ट का दिया है कि क्लोरोप्लास्ट का जो इनर वाला होता है वो लेस परमिएबल होता है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट ओनली। किसके साथ पे कंपैरिजन दिया है? क्लोरोप्लास्ट के ही इनर और आउटर मेम्ब्रेन का आप लोग कंपैरिजन दिया है। इनर वाला कैसा होता है? लेस परमिएबल होता है, और बाहर वाला कैसा होता है? ज्यादा परमिएबल होता है। तो इसके अंदर अगर आप लोगों को सेम ऑर्गेनल्स में कंपैरिजन दिया गया होता तो आप इसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन के साथ में कंपेयर किया गया है। तो दोनों तो डिफरेंट ऑर्गेनल्स है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है दैट इज लेस परमिएबल। क्या ये करेक्ट है? यस, ये ट्रू में आता है, ये ट्रू में आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर वाला मेम्ब्रेन होता है उसमें पोरेंस होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? पोरेंस होते हैं, जिसकी वजह से वो एंटर कर लेता है। तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या हो सकता है? ये बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। कुछ हिसाब से अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया एज पर योर एनसीईआरटी जो आप लोगों को दिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं दिया होता है, क्लोरोप्लास्ट का आप लोग को दिया है कि वो लेस परमिएबल होता है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। तो अगर हम एनसीईआरटी के बेसिस पे देखें, जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा कि एज पर योर एनसीईआरटी आप लोग को दिया है क्लोरोप्लास्ट का कंपैरिजन कि जहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल बताया गया। तो अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आप लोग को नहीं दिया है, इनर मेम्ब्रेन का कंपैरिजन नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन आ सकता है अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो ये क्या हो जाता है, उस हिसाब से ये फॉल्स हो जाता है, उस हिसाब से ये फॉल्स हो जाता है एज पर एनसीईआरटी, एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करें, जब दोनों का कंपैरिजन होता है दोनों ऑर्गेनल का, तो हाँ माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो ज़्यादा लेस परमिएबल होता है और क्लोरोप्लास्ट का ज़्यादा परमिएबल होता है। तो योर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 3 आ जाता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस फाइनली। अभी हमारा जूलॉजी का पूरा पेपर सॉल्व हो गया है 2024 का। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, फटाफट से जाके आपको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। अब उसके अलावा ये जो आप लोग को पीडीएफ दिया गया है, इस पीडीएफ को आप लोग को अगर आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन पेपर चाहिए तो क्वेश्चन पेपर भी डायरेक्ट पोस्ट हो जाएगा, और ये सोल्यूशन के साथ में भी पीडीएफ सॉल्व किया हुआ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर के लिए सिर्फ इसलिए दे रही हूँ मैं, सिर्फ क्वेश्चन पेपर ब्लैंक आप लोग जो है 2024 का ब्लैंक क्वेश्चन पेपर होगा ताकि आप उसको सॉल्व कर पाओ। यहाँ पर तो पूरे सोल्यूशन के साथ में सॉल्व किया गया है, तो ये दोनों ही मैं आप लोग को दे दूंगी, दोनों अपलोड हो जाएगा। वीडियो सोल्यूशन आप लोग को बहुत जल्दी, इसका मतलब अभी जो बन रहा है वीडियो सोल्यूशन है वो भी आप लोग को पोस्टेड मिलेगा इन योर यूट्यूब चैनल, इन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब इसे डन करते हैं। ये इस तरीके से जो है नीट 2023 और 22 का भी हम सॉल्व करेंगे। पिछले साल के सारे सीरीज हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो कंप्लीट, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, स्टडी करते रहो यार, कीप स्टडी, फाइन, गुड बाय।